वो जब जूता पहन के मेरे सामने खड़ा हुआ असेंबली में, तब मैंने देखा कि एक पैर में उसके जूता जो है सामने का तो पोर्शन है ही नहीं। अच्छा। और वो एक पैर के ऊपर ऐसे करके पैर करके खड़ा है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने ऐसे क्यों खड़ा, ठीक से खड़ा क्यों नहीं होता? तो बोला ठीक है सर, ठीक है सर। तो मैं घबराया, मैंने कहा इसके पैर में कोई गड़बड़ी है क्या, कि ऐसा तो नहीं झटके में सिलेक्शन हो गया हो और बाद में परेशानी हो जाए। फुटबॉल एसोसिएशन ने जमकर मौज मस्ती किया। फुटबॉल एसोसिएशन ने जिसको चाहा उसको कोच बनाया, जिसको चाहा उसको हटाया। फुटबॉल एसोसिएशन ने वंशवाद और उसका प्रबल रिश्ता चलता रहा 15-15 साल। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। तो हम लोग के ऐसे समय थे कि हम लोग मोची के पास भी उधार करते थे कि भैया 1.5 रुपए जब मनी ऑर्डर आएगा तो तब देंगे, करेंगे। जैसा कि हमने आप लोगों से वायदा किया था कि हम लेजेंड्स विद हरीश शर्मा में ऐसे लेजेंड्स को लेके आएंगे विभिन्न क्षेत्रों के, जो अपने अपने क्षेत्रों में लेजेंड्स हैं, लेकिन लोग जिस फील्ड में वो हैं उसके इतर उनको नहीं जानते हैं। तो हम ऐसे लेजेंड्स को लगातार लेके आते रहे हैं और इस बार भी हम एक ऐसे ही लेजेंड्स को लेके आए हैं जो फुटबॉल की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। जिस शख्स के साथ हम बैठे हैं आज, उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है यदि वो खिलाड़ी हैं या कोचेज हैं, लेकिन हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। उनका नाम है आर.डी. पॉल, रतनदीप पॉल, और उनको प्यार से, सत्कार से, सम्मान से हजारों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका जीवन उन्होंने संवारा, जिनको खिलाड़ी उन्होंने बनाया, जिनको कोच उन्होंने बनाया, जिनको प्यार से लोग कोच साहब कहते हैं, गुरुजी कहते हैं। आर.डी. पॉल 1980 में मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी बरेली हॉस्टल में, जब मैं स्पोर्ट्स कॉलेज छोड़कर बरेली स्टेडियम में खेलने जाया करता था। तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी पहली बार, और तब से हमारी दोस्ती कायम है और ये करीब 45 साल हो गए हैं। और मुझे ये बतौर खिलाड़ी, बतौर दोस्त, तो मुझे पता था कि ये बहुत शानदार खिलाड़ी रहे हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बीइंग ए खिलाड़ी, बीइंग ए कोच, बीइंग ए फ्रेंड, तो हमारा परिचय बहुत पुराना है। लेकिन जब मैं पिछले साल इनकी फ़ुटबॉल की जो रियूनियन होती है उसमें मैं आमंत्रित था, तो जब मैं गया वहाँ पर तो मुझे पहली बार फुटबॉल रियूनियन में शामिल होने का मौका मिला। और जब वहाँ पर जो उपस्थित खिलाड़ी थे प्रेजेंट टाइम के या पुराने जो इनके शिष्य रहे हैं, उन्होंने जब अपनी अपनी स्पीचेज में पॉल साहब के बारे में बताया तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मैं एक ऐसे शख्स का दोस्त हूँ, ऐसे शख्स का मित्र हूँ जिसने हजारों खिलाड़ी, हजारों लड़कों को जीवन स्थापित किया, विभिन्न जॉब में खेल के माध्यम से या अपने सहयोग से, अपने पहचान से स्थापित किया। कितने ही नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी निकाले। तो तब मुझे इनकी अहमियत का एहसास हुआ। वरना क्या होता है कि आप खाली किसी भी व्यक्ति से जिस तरह संबंध होते हैं आपके, तो एज ए मित्र ही मैं इनको ऐसे अपने प्यार करता था, मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब उनकी इस खासियत के बारे में मुझे पता चला तो आप यकीन माने कि मेरे आँखों में आंसू थे और मैं इनकी उपलब्धियों पर इतना खुश और प्रसन्न था कि मैंने सोचा हुआ था कि कभी जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनसे इंडिविजुअल बातचीत करके दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि लेजेंड्स विद हरीश शर्मा में हरीश शर्मा के भी साथ ऐसे अद्भुत लोग हैं। तो हम सीधे बात करते हैं रतनदीप पॉल से। और डियर मैं मतलब अभिभूत हूँ आपकी मित्रता से और मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे मित्र हैं। मैं चाहता हूँ कि अपन बात करेंगे आपके परिवार के बैकग्राउंड से। क्या आपके बैकग्राउंड क्या है? जनता मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जी, जहाँ तक हमारे परिवार का पृष्ठभूमि का सवाल है, बैकग्राउंड का सवाल है, मेरी जो माताजी हैं अब तो थी, अब दिवंगत हो चुकी हैं, तब वो लेखिका थी और उनको
लिटरेचर से बहुत उनको लगाव था। वो गाना भी अच्छा गा लेती थी। और माताजी अपने समय की, जब 47-48 की बात है, जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय की वो इंटर पास थी। और पिताजी हमारे बांग्लादेश से इधर आए थे डिवीज़न के टाइम में, तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो सर्विस करते थे और उनको हॉकी और फुटबॉल खेलों से बहुत लगाव था। तो और हम जहाँ पर कानपुर में अरमापुर स्टेट है, वहाँ पर तीनों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं, उनका मतलब एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस कॉलोनी माना जाता है उसको, जहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं उनके परिवार वो लोग रहते हैं। तो उस जगह पे खेल का माहौल बहुत अच्छा था। सुविधाएं कुछ भी नहीं थी, लेकिन कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं होता था कि जो खाली रहता हो। तो हम लोग मौसम के हिसाब से खेल को खेला करते थे। बारिश के टाइम में फुटबॉल खेल लेते थे, वैसे टाइम में क्रिकेट भी खेल लेते थे, फिर स्कूल कॉलेज में कबड्डी भी खेल लेते थे। पर इच्छा हरदम फुटबॉल की हरदम ज़्यादा होती थी, इसलिए कि हम लोग के ज़्यादा मित्र जो है फुटबॉल से जुड़े हुए थे और आसपास के जितने सीनियर प्लेयर थे वो सब फुटबॉल खेलते थे। तो जब मैं 8th में पढ़ता था तो मैंने भी बाकी खेलों के साथ साथ फुटबॉल पे फोकस ज़्यादा किया और 2 साल बाद ही आवासीय फुटबॉल छात्रावास, जो स्पोर्ट्स हॉस्टल बोलते हैं, उसमें सिलेक्शन हो गया। और सेम उसी साल मेरा एयरफोर्स में भी एयरमैन के लिए सिलेक्शन हो गया। तो मेरे लिए एक विचित्र समस्या ये थी कि मुझे जाना कहाँ है। उस समय समाज में इतनी गंभीरता, इतना सोच लोगों के पास थी नहीं कि कोई ये बता पाए कि हमारे लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल ज़्यादा उचित रहेगा या एयरफोर्स में जाना। तो मैंने माताजी पिताजी से कहा कि मुझे क्या करना। तो उन्होंने बोला, देखो हमको कुछ जानकारी है नहीं, खेल में तुम्हारा क्या होना नहीं होना, लेकिन यहाँ पर जाओगे तो एक अच्छा भविष्य तुम्हें हो जाएगी। परंतु हमारे आसपास मोहल्ले में 2-3 खिलाड़ी थे जो स्पोर्ट्स हॉस्टल बनारस में थे, फुटबॉल हॉस्टल में। तो उनको देखकर हरदम मन में ये रहता था कि मुझे भी इनके जगह पे जाना है, मुझे खेलना है, उत्तर प्रदेश के लिए खेलना है। तो उसमें पीके साहा एक हमारे जस्ट घर के पीछे ही रहते थे, उन्होंने इंडिया खेला था। और वो जब इंडिया जर्सी पहन के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे तो मैं ये सोचता था कि ये अगर खेल लिया जाएगा कभी, तभी कुछ बात बनेगी। तो इसको खेलने के लिए क्या क्या करने पड़ेंगे। तो मैंने अपने पिताजी के साथ उनके घर गया, उनसे समय मांगा कि भाई थोड़ा सा बताइए। तो हमने अपने माताजी पिताजी को कन्विंस किया कि मुझे स्पोर्ट्स हॉस्टल जाने की ज़्यादा इच्छा है बनस्पत की मैं एयरफोर्स में एयरमैन के पद में जाऊं। और मुझे तामराम कर्नाटक जाना था, इंटरव्यू मतलब हम लोग का ट्रेनिंग भी चालू होना था, विदिन 7 डेज़ हमको जाना था वहाँ के लिए। और 7 ही दिन में मुझे स्पोर्ट्स हॉस्टल में भी जाना था। तो मेरे लिए गंभीर समस्या थी, छोटे थे ही, बहुत जागरूकता तो थी नहीं। तो जब पीके शाह भाई साहब से बात हुई, प्रणब कुमार शाह उनका नाम था, उन्होंने बताया नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, फ्यूचर अच्छा बन सकता है और खेलेगा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है अगर अच्छा खेलेगा तो मेरे माताजी पिताजी बोले चलो भैया देख लिया, उन्होंने भी ये समझाया है, अब तुम बताओ तुम्हारा निर्णय क्या है। तो मेरा निर्णय तो पहले से ही था छात्रावास में जाने का। तो मैं छात्रावास को चूज़ किया और आज उसका प्रतिफल है कि आप जैसे मित्र हैं और हम लोग को ऐसे गुरु मिले हैं जिनके संगत में, जिनके मार्गदर्शन प्राप्त कर आज इस मुकाम तक हासिल किया हूँ। मुझे लगता है अभी भी ये पर्याप्त नहीं था, परंतु हर चीज़ का एक समय होता है। उस समय के बाद अब मानसिक शारीरिक रूप से भी थोड़े से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं चीज़ों से, पर अभी भी मैं फुटबॉल की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ और फुटबॉल के लोगों से बातचीत होती रहती है। और 2-4 फुटबॉल के एकेडमीज़ हैं, जैसे उत्तरांचल में है और करनाल में है, हरियाणा में हमारे स्टूडेंट लोगों के हैं। तो वहाँ पर जाता रहता हूँ, उनको स्पेशल कुछ वो ओकेजन्स होते हैं तो मैं जाता हूँ 7 दिन 8 दिन 10 दिन के लिए उनके पास रहता हूँ, उनको बताता हूँ जो भी टिप्स देना होता है, जो अपना अनुभव है उसको साझा करता हूँ। तो इस तरीके से हमारी छोटा सा परिवार के बीच में निकला हुआ मैं खिलाड़ी हूँ। और मेरे भाई साहब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही सर्विस
करते थे, अब रिटायर हैं। और मेरी बहन जी जो है वो दिल्ली में है, नोएडा में वो रहती हैं, और वो AA में है और शास्त्रीय संगीत से उन्होंने विशारद किया है। और मिला जुला के मैंने भी 3 साल तबला सीखा है। तो एक संस्कृति से और कल्चर से जुड़ा हुआ परिवार है। धनाभाव हो सकते हैं, लेकिन मन में सबके एक अलग जोश और जज्बा था, जिसमें मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने सभी अपने अपने जगह पे ठीक ठाक पहुंच गए। इन्होंने जितनी बात बताई हैं उसमें मुझे कोई भी आश्चर्य वाली बात नहीं लगी, क्योंकि यदि आप बंगाली हैं तो आप फुटबॉल को जानेंगे ही जानेंगे, फुटबॉल आपके खून में होगी, संगीत आपके खून में होगा ही होगा। तो आपने जैसे बताया माता जी के गुण भी वैसे ही थे, संगीत, तो ये तो कोई अद्भुत बात नहीं है। हर बंगाली के परिवार में संगीत और फुटबॉल दोनों का ऐसा सामंजस्य होता है कि वो तो होना ही होता है। लेकिन मैं अभी आपको पीछे लेके जाता हूँ 45 साल पहले, जब 1980 में जब आपका सिलेक्शन हुआ और आपको डिफरेंट जगह के बच्चों से मिलने का मौका मिला, खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला, उन यादों को ताज़ा कीजिए, उन खिलाड़ियों को ताज़ा कीजिए। आपके साथ के लोग उस समय कैसे थे, अभी कहाँ हैं, कुछ ऐसी याद है आपको? जी जी, बिल्कुल याद है, एकदम बिल्कुल याद है। मैं 1980 में जब यहाँ से गया था तो हमारे कानपुर से भी 2-3 प्लेयर हमारे साथ में थे वहाँ पर। और जब मैं वहाँ पर छात्रावास में गया तो अशोक वाही, मुश्ताक अली, जफरुल, अफजाल हुसैन, आलोक तिग्गा, डिक्सन, सुभाष भाई साहब, इस तरीके से खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे। और जो बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। उनको ये पता था कि नए बच्चे हैं हॉस्टल में और इनको किस तरीके से गाइड करना चाहिए, तो उन्होंने भरपूर गाइड किया और हम लोगों ने भी उनको पूरा पर्याप्त सम्मान दिया। और हम लोग के जो गुरुजी लोग थे, जो हॉस्टल में कोचेस थे, उनको भी पता था कि नए नए बच्चे हैं ये, अगर इनको ठीक से टैकल नहीं किया जाएगा तो ये भाग जाएंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में छात्रावास में जाके जितना मेहनत होती थी उतना मेहनत तो हम लोग लोकल जगह पे सामान्यतः नहीं करके जाते थे, तो वो लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। और उसमें सीनियर प्लेयर काफ़ी मदद किया उन्होंने, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक तरीके से उन लोगों ने हम लोग को बूस्टअप किया, हमारे कोचेज़ लोगों ने हम लोग को बूस्टअप किया। तो इस तरीके से धीमे धीमे साल दर साल चलता गया। फिर हम लोग एक समय आया कि हम खुद सीनियर हो गए। हमने अपने बच्चों को, जो आने वाले छोटे भाई लोग थे, उनको उस तरीके से गाइड किया, उनको मार्गदर्शन किया और प्रयास किया कि उनको खेल में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जो हम लोगों ने अपने गुरुजी लोगों से सीखा था उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया हम लोगों ने। तो बरेली की क्या यादें हैं? क्या बरेली शहर के बारे में यदि मैं बात करूं, बरेली फुटबॉल की बात करूं, बरेली का स्टेडियम की बात करूं, क्या कुछ ऐसे याद आता है आपको कुछ? साहब, बरेली की तो इतनी यादें हैं। मैं बेशक रहने वाला कानपुर का हूँ और मुझे अगर कोई पूछे कि आपको सबसे अच्छा शहर कौन सा लगता है, तो मैं सीधे तरीके से बोलूँगा मुझे बरेली अच्छा लगता है। क्योंकि बरेली ज़रूर हमारा जन्मभूमि भी नहीं रहा, लेकिन कर्मभूमि तो वो हमारा रहा। स्टार्टिंग तो वहीं से, स्टार्टिंग शुरुआत हमारी वहीं से हुई और जो भी कुछ मिला सब बरेली की बदौलत मिला। बरेली की आबहवा इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे लोग, जो लोकल भी लोग आते थे वो हम लोग को परिवार के सदस्यों के रूप में हम लोग को लेते थे। और इस्लामी इंटर कॉलेज में हम लोग पहले पढ़ा करते थे। उसके बाद हम लोग स्कूल में कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे। तो हम लोग के गुरुजी जो स्वर्गीय जी थापा साहब है, उनके दिल में हरदम ये हसरत और इच्छाएं थी कि खिलाड़ी को खेल के साथ साथ एक अच्छा एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इतने दूर हो जाने से बच्चे सामान्य तरीके से नहीं जाते हैं या थक जाते होंगे। कुछ लोग डर के मारे में जाते थे और जाके कहीं पेड़ के नीचे जाके सो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि बगल में अगर हम किसी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं तो उनकी पारखी नज़र और उनका नियंत्रण भी रहेगा और हम लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं तो समय समय पर स्कूल जाते रहेंगे और इसकी जानकारी गुरुजी को मिलता रहेगा। तो एक बहुत शानदार जो परिवर्तन हुआ वो ज़िंदगी का, ये वो समय था जब खेल के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ाई में समान रूप से रुचि लिया। और जिसके बदौलत हमको याद है, हम लोग बरेली हॉस्टल से एक साथ 8 लड़कों ने रिकॉर्ड
8 लड़कों ने एक साथ एक ही साल में ग्रेजुएट होकर निकले थे। अच्छा, जी। तो जो थापा जी ने आप बता रहे, तो फिर इस्लामिया से कौन से स्कूल में कर दिया था उन्होंने? इस्लामिया से गुरु गोविंद सिंह, अच्छा, मॉडल टाउन जस्ट हमारे स्टेडियम के बगल में ही। हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह इंटर कॉलेज, वॉकिंग डिस्टेंस पे अजीत होगा। पाल सिंह साहब हमारे लिए प्रिंसिपल हुआ करते थे, बहुत ही अच्छे, हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी स्वयं थे। अच्छा। और वो हम लोग को इंडिविजुअली मतलब बहुत प्यार करते थे, और नहीं आने पर वो कान पकड़ के डांटते भी थे कि तुम कल क्यों नहीं आए थे, परसों क्यों नहीं आए थे। तो वो खिलाड़ियों को बहुत ध्यान देते थे, और समय समय पे हमारे गुरुजी भी पहुंच जाते थे, और वो हम लोग के वहीं पर असेंबली करा देते थे कि देखें कौन बच्चा आया, कौन नहीं आया। तो इस डर से भी जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो डर हम लोग के डिसिप्लिन में आ गया, और फिर हम लोग जाते थे और पढ़ते थे। तो जैसा कि आपने थापा जी की बात की, तो और शायद वो आपके पहले ही गुरुजी थे? पहले हम उनसे पहले रविंदर बनोट साहब हुआ करते थे, और फरमान हैदर साहब होते थे। हाँ। पर वो ज़्यादा दिन, फरमान साहब तो मुझे याद है, फरमान जी, पर वो ज़्यादा दिन हम लोग के साथ नहीं रह पाए। दोनों लोगों का ही ट्रांसफ़र अलग अलग जिलों पे हो गया। परंतु थापा साहब जब आए, तो मैं कहना चाहूँगा कि बरेली हॉस्टल का जो स्वरूप बदला है, जो दिशा मिली है, जिस तरीके से खिलाड़ी निकले हैं, जिस तरीके से लोकप्रियता हासिल किया है, वो निसंकोच मुझे मतलब उसमें गर्व करना चाहिए कि वो जीएस थापा जी के समय ही से ही उसकी शुरुआत हुई। क्या खूबियाँ थी थापा जी में जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? देखिए, तारीफ तो मैं हर गुरु का करूँगा, परंतु कुछ एक विशेष लगाव किसी किसी के साथ हो जाता। सबसे पहली बात ये थी कि वो आर्मी से जुड़े हुए थे। वो गोरखा ब्रिगेड को कोच करके आए थे, उनके अंडर में काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी प्रशिक्षित हुए हैं, और उन्होंने हम लोगों को सबसे पहले अनुशासन सिखाया, ग्राउंड में समय से जाना, ग्राउंड में समय से आना, साथ ही साथ उसी बीच में आपको टाइम निकाल के विद्यालय में भी जाना है। शाम को इतने बजे से इतने बजे तक निर्धारित कर दिया था कि इतने टाइम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हॉस्टल में जो मेस होता था, उसमें उन्होंने सीनियर और जूनियर लोगों का सामंजस्य बैठा के जिम्मेदारी दी, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जो कर्तव्य है उसका भी पालन करने का बोध हम लोगों को रहे, मिले, और हम लोग सीखे कुछ। तो ये बहुत बड़ा उनका निर्णय था कि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, और देने के बाद वो जानते थे कि चूंकि हम लोग का उम्र बहुत ज़्यादा हुआ नहीं करता था, इनसे गलती भी होगी, तो उस गलती को वो बताते थे कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया, परंतु इस काम को अगर आप इस तरीके से और कर लेते और ज़्यादा बेटर हो जाता। तो भविष्य में जब हम लोग को उस तरीके से कुछ काम वो और सौंपते थे, तो हम लोग प्रयास करते थे कि पिछली जो गलतियां हैं उसको हम ना दोहराएं और उसको बेटर से बेटर करें। तो इस तरीके से वो क्या करते थे कि सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो जिसकी जो काबिलियत है उस काबिलियत के हिसाब से उसको काम देते थे। किसी को वो मंडी भेजते थे सब्जी लेने के लिए, किसी को IVRI भेजते थे कि वहाँ से जाके तुम मुर्गा या अंडा लेके आओगे, किसी को भेजते थे कि तुम सब्जी का जो पीछे बगीचा है इसका देखभाल आप करेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उसको फॉलो भी करते थे कि अगर हमने कोई जिम्मेदारी इसको दिया है तो इस जिम्मेदारी को इसने कितने इंटरेस्ट से काम किया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने मतलब कोई गैप नहीं दिया हम लोगों को कि हम अनुशासन से भटक के कहीं जा पाए। तो ये हम लोगों की ज़िंदगी के लिए उस समय के सारे बच्चे जो रहे हैं वो सभी बहुत अच्छे जगह पे सेवारत हैं, और आज के दिन भी हम लोग हर साल उनके यादों में एक रियूनियन करते हैं और उनको याद करते हैं कि शायद वो हम लोग की ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद इतना बेहतर हम लोग का आज नहीं हुआ होता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि फुटबॉल की जो स्किल थी, फुटबॉल तो वो बेहतरीन सिखाते थे, उसके अलावा बेहतर इंसान बनने में, बेहतर कल्चर डालने में या संशासन में, सिखाने में, जीवन के और जो रास्ते होते हैं उनको सिखाने में उनका बहुत अहम रोल। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताइए कि मैं चूँकि बरेली में था उस समय और मैं हॉस्टल में आता था आप लोगों के पास लगातार क्रिकेट में प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोगों की जो सुविधाएं थी बहुत बेसिक सुविधाएं थी, बहुत ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन
खेल के प्रति जो जुनून था उसमें कोई कमी नहीं थी जी। है ना। ऐसा नहीं था कि कोई खाने की एज ए प्लेयर आपको कोई खाने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डाइट मिलती थी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी 80 के और 90 के दशक में जो खिलाड़ी वहाँ से निकले बरेली हॉस्टल से, वो 90 के दशक, या तो मेरी जानकारी नहीं है, आप इसमें प्रकाश डालें कि क्या मैं सही कह रहा हूँ कि 80 और 90 के दशक में जो खिलाड़ी निकले, नेशनल इंटरनेशनल खेले, वो बाद के समय में भी रहे क्या? ये जानकारी मुझे दें। आपने बिल्कुल सही बताया। 90 और 80 से 90 का दशक जो है ये केवल बरेली के लिए ही नहीं, अगर देखा जाए तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्णिम काल रहा है। 80-90 के बाद में खिलाड़ी खेले तो हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐतिहासिक उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा जो लोगों के जुबान तक चलता रहे, या वो किसी शहर का भी खिलाड़ी हो, दूर दराज के शहर के लोग और गांव के लोग भी उनका नाम जानते हों या सुने हों, या उनके नाम से दर्शक इकट्ठा होते हों। जैसे हम लोग के टाइम में था कि मुश्ताक अली आ रहे हैं खेलने, और देव बहादुर थापा आ रहे हैं खेलने, या यशपाल सिंह खेड़ा आ रहे हैं खेलने। इस तरीके से बहुत हजारों नाम थे जिसको लोग जर्सी नंबर से और उनके खेल से जानते थे, और उनके लिए हजारों हजारों की संख्या में लोग दर्शक आके खेल को देखते थे और वाहवाही देते थे। और जितने भी उनके पास जितने के भी सक्षम रहते थे, हाथ में आके 8 आने 4 आने रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए रख के भी चले जाते थे। तो आपने सही कहा कि बरेली में जब हम लोग थे तब सुविधाएं नहीं थी, या आप समझिए कि हम लोग सभी बहुत सामान्य निम्न परिवारों से थे, तो हम लोगों ने उससे बेटर तो बहुत ज़्यादा कभी देखा भी नहीं था। तो इसीलिए हम लोग के दिलो दिमाग में कभी ये नहीं था कि हमको ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। ये था कि ये सब कुछ भी नहीं, जीवन में अगर कुछ बनना है तो आज मेहनत कर लो, और जब आप मेहनत कर लेंगे अच्छी जगह पे चले जाएंगे, अच्छा नौकरी का अवसर मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें तो तब भी हम आप हासिल कर लेंगे। तो हम लोग का मोटो यही था कि हमको अच्छा खिलाड़ी बनना है, हॉस्टल टीम में चांस पाना है, उत्तर प्रदेश टीम में खेलना है, इंडिया टीम से खेलना है। तो ये जुनून हम लोग को आगे बढ़ने में बहुत योगदान दिया है। मुझे याद है बरेली कॉलेज में मैंने बहुत सारे फुटबॉल के मैच देखे, जो बरेली हॉस्टल के और बरेली के तो बहुत बढ़िया क्लब, बहुत नामी क्लब होते थे। जी। और उसमें बरेली कॉलेज में कई बार तो ऐसा होता था कि फुटबॉल मैच में क्रिकेट के बड़े बड़े मैचों से ज़्यादा भीड़ होती थी, बिल्कुल, है ना। और जो पब्लिक में जो जुनून होता था बरेली हॉस्टल के प्लेयर्स को देखने में, जो आपने मुश्ताक का नाम लिया या बाकी आप खुद भी उसमें शामिल हैं, तो वो एक अद्भुत बात थी। और उसके बाद जो आप लोगों ने खेला है, मुश्ताक ने अपना ईस्ट बंगाल और सारे जो है ना, बाकी और बहुत सारे काफ़ी खिलाड़ी आपने भी इंडिया रिप्रेजेंट किया है और संतोष ट्रॉफी खेली है। तो उसके बाद की जर्नी क्या रही? मतलब आपने जब कितना 82-84 तक रहे थे? मैं 85 तक मैं 86 तक रहा। अच्छा, 86 में मैं NIS पटियाला में डिप्लोमा कोर्स करने के लिए चला गया था। 80 से 86 तक की क्या उपलब्धियाँ रही थी आपकी वहाँ रहते हुए? मैंने 2 बार सीनियर नेशनल खेला था। अच्छा। और 2 जूनियर नेशनल था, स्कूल्स था, और 3 बार मैंने इंटर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया था। जी। अच्छा, फिर 86 के बाद क्या? 86 के बाद तो मैं NIS करने चला गया। हाँ। और 87 में जैसे ही मैं NIS करके लौटा था, और उसके बाद ही 1-1.5 महीने के बाद ही खेल विभाग में वैकेंसी निकली थी फुटबॉल प्रशिक्षक की। और आदरणीय जमनलाल शर्मा जी खेल निदेशक हुआ करते थे, तो वो मिस्टर OP भाटिया साई के डायरेक्टर हुआ करते थे वो, और जमनलाल शर्मा जी और एक कोई और सचिव स्पोर्ट्स रहे थे। मुझे उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, हमको ज़रूरत भी नहीं थी इतनी। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था, और मेरी इंटरव्यू की खास बात ये थी कि इंटरव्यू देते समय ही मैं जब अपना कुर्सी छोड़ के अनुमति लेके मैं बाहर जा रहा था, तो जमनलाल शर्मा जी ने बोला कि हीरो इधर आ। तो वो मुझे हीरो बोला करते थे, शायद मुझे वो ज़्यादा ही प्यार करते थे, इस वजह से भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला, हीरो मैं तुम्हें बनारस भेज रहा हूँ, और बनारस हॉस्टल सीनियर हॉस्टल है,
और तेरे साथ के भी बहुत खिलाड़ी वहाँ पर हैं, शुरुआती दौर में तुझे परेशानी होगी, पर मुझे पता है कि तू थापा साहब का चेला है, तू संभाल ले जाएगा। तो उनके ही आशीर्वाद से मैं लगभग वहीं बनारस में मेरी ज्वाइनिंग हुई, जैसा भी कि उन्होंने इंटरव्यू के दिन ही मुझे बता दिया था उन्होंने। अच्छा। तो बनारस मैंने ज्वाइन किया और 7 साल मैं बनारस में एज ए फुटबॉल कोच रहा। और 89 में मैंने इतिहास में दूसरी बार उत्तर प्रदेश को सुब्रतो कप जितवाया था। अच्छा। वो मेरे मतलब कोचिंग प्रोफेशन का सबसे बड़ी उपलब्धि शुरुआती दौर का अच्छा था, जिससे मोरली में बहुत बूस्टअप हुआ। मुझे लोग जानने लगे और मुझे थोड़ी बहुत अपने काबिलियत पे भी गर्व होने लगा था कि शायद मैंने जो मेहनत किया है, जब उसका अचीवमेंट आपको मिलता है नेचुरली आप बूस्टअप होते हैं, आप मेंटली अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग महसूस करते हैं। और मुझे बेस्ट कोच अवार्ड मिला था आरबी चीफ के हाथों से 10,000 रुपये का। और उसी साल सुब्रतो कप विजेता टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार राशि भी मिलना शुरू हो गया था। अच्छा। तो उस साल पूरी टीम को 1 लाख रुपए मिला था, मुझे 10,000 रुपये बेस्ट कोच अवार्ड मिला था, जिस समय उस समय मेरी वेतन 2,000 नहीं थी और 10,000 रुपये की हमको अवार्ड मिल गया था। तो हमारे लिए बहुत मॉरली बूस्टअप करने वाला था। और इस बीच मैंने मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी मैंने इंटरव्यू दिया था। तो 88 में भोपाल साई में मेरा नियुक्ति हो गई थी, मुझे ज्वाइन करना था, मैं नहीं गया। और फिर 90 में मुझे जैसलमेर राजस्थान के लिए जॉब मिला, साई की जॉब फिर मिली, तब भी मैंने जॉब नहीं किया, इसलिए कि मुझे उत्तर प्रदेश में रह के काम करने की इच्छा थी। और चूँकि हम लोग ने जितना भी फुटबॉल को खेला है, जितने भी शारीरिक रूप से विकास किया है, वो छात्रावास का वही भोजन था और गुरुजी लोगों के द्वारा सिखाए गए वही खेल था। तो मुझे बराबर ये लगा कि नहीं, प्रदेश फुटबॉल के लिए कुछ हम लोग को बेहतर सोचना चाहिए। निश्चित तरीके से जो वेतनमान थे वो 3 गुना ज़्यादा थे जब मैं, हाँ जी यस, यहाँ पे 525 का 550 का स्केल था, वहाँ पे 1640 2900 का स्केल था। तब भी आपने? हाँ, तब भी मैं नहीं गया कि मुझे नहीं उत्तर प्रदेश में रहना है। एक बार तो ऐसा हुआ कि बनारस से मेरा फेयरवेल भी हो गया। अच्छा। नरसिंह साहब आरएसयू हुआ करते थे, आदरणीय जी और गोयल साहब क्रिकेट के महानतम कोचों में थे, रुस्तम खान, विजय सिंह टेबल टेनिस के कोच, इन लोगों ने मेरा मतलब बाकायदा फेयरवेल भी दे दिया। और मैं अपना सामान लेके, उस समय सामान भी क्या होता था, एक छोटा सा बैग होता था, एक बेडिंग होता था, और गीत और संगीत का शौकीन था, तो मैंने एक छोटा सा स्टीरियो टाइप का खरीदा था, उससे गज़ल या गीत सुन लिया करता था, वही लेके मैं कानपुर वापस आ गया। तो कानपुर वापस आने के बाद ये था कि मैं जो 1 आध दिन 2 दिन में भोपाल जाना था, लेकिन सब जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते कि जाओ बेटा जाओ, करो मौज। यहाँ पर तुमको एक चैलेंज मिला था, उस चैलेंज से तुम डर गए, घबरा गए, हाँ, ये नौकरी छोड़ के चले जाओ। तब मैं सब 2 दिन बाद मैं पूरा सामान लेके फिर बनारस, सब अचंभा रह गए वहाँ पर। और लोगों ने बुला रही क्या, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मतलब यहीं रहना है, यहीं काम करना है, क्योंकि मैंने रेजिग्नेशन तब तक भेजा नहीं था। अच्छा। मैंने सोचा था कि जब मैं वहाँ ज्वाइन कर लूँगा तब मैं इसको करूँगा। और दोबारा में जब मिला जॉब, तब तक मैं मन बना चुका था कि मुझे इससे बेटर जॉब मिल जाएगा तो मैं प्रदेश छोड़ दूंगा। अच्छा। क्योंकि उस समय हमारे साथ के भी काफ़ी लोग जिनको ये मौके मिले थे वो चले गए थे। अच्छा। फुटबॉल के, हॉकी के, क्रिकेट के काफ़ी कोचेस थे, उसमें मैं ही ऐसा था जो मैं ज्वाइन नहीं किया था। तो मुझे लगा, और लोगों ने भी जो मुझे बताया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, ये कोचिंग का जो तो भूख है ये वहाँ पर भी मिट सकते थे, और वहाँ पर भी NSTC के स्कीम है, SAG के स्कीम्स है, तुम उस स्कीम में जा सकते थे और कोचिंग को कर सकते थे। पर मैं छोड़ चुका था। लेकिन जब 90 में मेरी दोबारा तैनाती के लिए पत्र मिला, मिस्टर आदेश रनावत साहब थे, उन्होंने मुझे 4.5 महीने का एक्सटेंशन भी दिया था कि पॉल साहब आप ज्वाइन करो और मुझे आप जैसे कोच की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे ये तक ऑफ़र भी दिया था कि आप जैसलमेर ज्वाइन कर लो, मैं आपको नेहरू स्टेडियम में अटैच कर लेता हूँ। अच्छा। SAG का वहाँ पर तब फुटबॉल का हॉस्टल था, जिसमें किरण कोंगसाई वगैरह बाद में काफ़ी स्टार प्लेयर निकले, और आदरणीय शीतल सिंह साहब जो साई के अच्छे कोच थे,
और बढ़िया अपने समय के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी थे। वो उनके एसएजी में तब कोच हुआ करते थे। तो एल.एस. रैनावत साहब ने बार बार यही कहा कि आप केवल वहाँ पे ज्वाइन कर लो, चूँकि मैं डायरेक्टर कोचिंग हूँ, मैं डायरेक्टर जनरल नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं आपके अपॉइंटमेंट को बदल नहीं सकता। ठीक है, आगे चल के मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन आप फिलहाल जैसलमेर ज्वाइन कर लो, मैं आपको नेहरू स्टेडियम में अटैच कर लेता हूँ, तो आप अपने परिवार से भी नज़दीक हो जाएंगे और आपकी जो कोचिंग में इच्छा है वो भी हो जाएगी, नौकरी भी आपकी चलती रहेगी। तब मैं डायरेक्टेड गया, इस बार सोच के गया था कि इस बार हर हालत में मैं जॉब चेंज करूँगा। परंतु उस समय भी हमारे गुरुजी थे एन.जी. भट्टाचार्य साहब, फुटबॉल के ही थे, तो उन्होंने आदरणीय शुक्ला जी तब डायरेक्टर हुआ करते थे, आनंद शुक्ला जी, बोले साहब इनको समझाइए, ये छोड़ के जाना चाह रहा। तो आनंद शुक्ला जी थोड़े से गुस्से में बोले कि क्यों छोड़ के जा रहा हो, तो उन लोग का प्रमोशन होने वाला है। अच्छा, और क्यों छोड़ के जा रहा हो, वहाँ जाओगे ज़िंदगी भर कोच कहलाओगे, यहाँ पे खेल अधिकारी भी बनोगे। तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया साहब। फिर वही गलती हो गई जो 88 में हुआ था। फिर मैं उस जॉब को भी नहीं कर पाया, पर हमको कोई शिकायत नहीं है इससे। और ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे भरपूर मिला है। मुझे अपने खेल विभाग के बड़े अधिकारियों से, बड़े गुरुजनों से बहुत सपोर्ट मिला, चाहे वो किसी भी खेल के अधिकारी रहे हों। मैंने अपने काम से उनका दिल जीतने का प्रयास किया है, उन्होंने जितना बताया उससे ज़्यादा करने का प्रयास किया है, और अपने गलती को सर झुका के मैंने माना भी है, और ये भी एहसास किया कि शायद मुझे इससे और बेहतर करना चाहिए था। लेकिन मैं हर प्रतिदिन ये सोचता था कि मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और जिसका प्रतिफल यह है कि मैं खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम को तो नहीं रिप्रेजेंट कर पाया, पर मेरी इच्छा ज़िंदगी भर ये थी कि मुझे अपने सीने में इंडिया का जो कलर है उसको लगाना है। तो मैंने प्रयास किया, घर वालों का आशीर्वाद रहा, आप जैसे मित्रों का प्यार रहा, और सभी गुरुओं का आशीर्वाद साथ में रहा कि मुझे एक बार नहीं, मुझे 4 बार मौका मिला इंडिया टीम के साथ जाने का। और मैं लगभग लगातार 7 साल भारतीय टीम का सिलेक्टर बन के भी रहा। वाह। और लगभग कई सालों में उत्तर प्रदेश टीम का भी प्रशिक्षक बन के गया, सिलेक्शन किया। तो मिला जुला के मैं अपने ज़िंदगी से खुश हूँ कि ज़िंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। आपकी जो काम करते हैं उसका अगर जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिला है और आप अगर उससे संतुष्ट हैं, दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ वही है। तो इंडिया टीम कहाँ लेके गए आप? मैं इंडिया टीम लेके गया। सबसे पहला मेरा टूर था साउथ कोरिया का, उसके बाद मैं गया ईरान, उसके बाद गया मलेशिया, और 4th हमारा इंडिया में ही कंडक्ट किया गया था, आगरा में। अच्छा, मैं वहाँ पर। तो ये क्या एशियन चैंपियनशिप? एशियन चैंपियनशिप था, अंडर 18 एशियन चैंपियनशिप। अच्छा जी। तो हम लोग क्या अपना बाकी एशिया से बाहर अब नहीं हमारा होता है सर? देखिए, जो हमारा फुटबॉल का स्टैंडर्ड है, हमको सीधे तरीके से ये मान लेना चाहिए कि हम उस लायक अभी नहीं हैं और नहीं बचे हैं कि हम इसके ऊपर जाके सोच पाए। फिलहाल तो हमको पहले अपने एशिया में ही अपने आप को वर्चस्व साबित करना है। कभी हम इसी एशियन गेम्स में हम गोल्ड मेडल भी जीते हैं, पर आज की स्थिति ये हो गई कि आज हमको बांग्लादेश, मालदीव या नेपाल से भी जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसे हुआ, कई किसी बहुत प्लेटफॉर्म में कि हम इनसे हारे भी। तो ये थोड़ा कष्ट देने वाली चीज़ है। ये मुझे लगता है इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, लोगों की सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। फुटबॉल खिलाड़ी जो पुराने खिलाड़ी रहे, वो पहले वही कोच हुआ करते थे, वो जितना भी जानते थे वो अपने आप को पूरे उस प्रशिक्षण में झोंक देते थे। उसी का ही प्रतिफल है पीके बनर्जी, अमल दत्ता, जियाउद्दीन साहब, इस तरीके से हजारों कोच रहे जिन्होंने अपने सर्वत्र निछावर किया, और उसके बदौलत भारतीय टीम ने कई बेहतर प्रदर्शन किए, कई मंचों में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन आज हम
ऐसी स्थिति में आ गए कि फुटबॉल के बारे में किसी चर्चा में शामिल होने में डर लगता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें साहब। इस बात को तो मैं आज से पहले मैं आपको दैनिक जागरण का एक इंटरव्यू दिखा सकता हूँ, 5 कलम का इंटरव्यू है स्पोर्ट्स पेज का। आदरणीय पद्मपति शर्मा जी खेल की दुनिया के बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे, उनका बहुत आदर स्नेह प्यार हमारे पे रहता था जबकि मैं बहुत छोटा था। केवल वो ये बोलते थे कि पाल तू कोचिंग जब करता है तो पागलपन के साथ करता है और तुम कभी समय नहीं देखते। और मजे की बात है, मैंने आज तक कोचिंग में कभी घड़ी लेके नहीं गया। मैं अच्छा, मैंने घड़ी लेके कोचिंग नहीं किया कभी। मुझे पता था कि मुझे 5:30 बजे अगर ग्राउंड जाना है तो मैं 5:20 पर कमरे से निकल जाता था कि 2-4 मिनट ग्राउंड में जाने का जो टाइम लगता था। फिर मैंने कभी देखा नहीं कि कितने बजे तक मैंने कोचिंग किया, जब तक मेरा मन किया तब तक। जब ग्राउंड में ग्राउंड्समैन लोग आ जाते थे तब मुझे लगता था कि शायद अब टाइम हो गया, काफ़ी हो गया। तो तब तो शायद उसी का प्रतिफल है कि ईश्वर ने ये सफलता दिया है। काफ़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी प्लेयर हैं जो भारतवर्ष के विभिन्न स्टेट में हैं। जैसा कि आपने बताया कि मैं अपने मुंह से अब क्या कहूँ, आपने मेरे स्टूडेंट जो मेरे रहे हैं उनको आपने बोलते हुए उनके बातचीत की, आपने उनसे चर्चा भी किया, आपने उनसे इंटरव्यू भी दिया। अगर बच्चा आपको ग्रेड देता है वही आपका सही ग्रेडिंग है। अपने मुंह से तो हम दुनिया की तारीफ खुद की कर लेते हैं, लेकिन सच में अगर बच्चे आपकी तारीफ करते हैं और बच्चे के मुंह से आपके लिए अच्छी बात निकलती है तो वही हम लोग के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊं, आपने जिक्र किया था कि आपने 2 बार संतोष ट्रॉफी खेली। जी। वो कौन से सन में खेला? वो 83-84 में। 83 मतलब हॉस्टल में मतलब जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे उस दौरान। अच्छा, तो आपने बनारस की भी बात की तो मुझे याद है, आपको पता नहीं याद है नहीं है, जब आप बनारस में कोच थे तो मैं एक बार बनारस आया था। बिल्कुल। और हम मिले थे और आपने उस एक शाम को जो है जो आज के डायरेक्टर हैं आरपी सिंह, वो शायद प्रैक्टिस करने आते थे बनारस में, तो वो उनसे मेरी मुलाकात कराई थी वहाँ पर, मुझे अच्छे से याद है। और आपने मुझे बनारस के तमाम चाट पकौड़े और सब जलेबी और कचौड़ी सब खिलाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने जो मेरी आवभगत की थी एज ए कोच, एज दोस्त के रूप में, वो बहुत अद्भुत थी, वो मुझे याद है अभी भी। तो इससे हम आगे चलते हैं। तो अभी जो आप खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, भाई कोच तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, हम मतलब जो खिलाड़ी होता है जो एनालाइज कर लेता है वो कोच होता ही है, लेकिन हर एक कोच में कुछ ना कुछ एक अलग बात होती है। जी। तो आप में ऐसा क्या था कि जो मैंने रियूनियन में इतने खिलाड़ियों से, मतलब 100 यदि खिलाड़ी थे, 100 के 100 से मैंने जो आपके बारे में बात सुनी या चर्चा सुनी, तो आप में ऐसी क्या बात थी कि जो वो इतनी तारीफ आपकी कर रहे थे? मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि उनसे तो मैं जो बात की है मैंने वो की है, लेकिन मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि ऐसा क्या जज्बा था? देखिए, सबसे बड़ा परेशानी वाला प्रश्न आपने पूछ लिया कि मैं अपने खुद अपने मुंह से मेरी खूबी के बारे में क्या बताऊं। मुझे लगता है कि मैं खेल के मैदान में उनके साथ बहुत कड़क रहता था और बाकी ज़िंदगी में मैं बहुत फ्रेंडली रहता था। और फ्रेंडली क्या, मैं खाली समय पे उन बच्चों से बातें करता था, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको बूस्टअप करता था, उनके परिवारों के बारे में भी मैं जानकारी लेता था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हरीश जी, देखिए आप तो एक शानदार क्रिकेटर रहे हैं और आपने बहुत अच्छे लोगों के साथ आप रहे हैं, उनका इंटरव्यू लिया है कि खिलाड़ी कभी कभी डिप्रेशन में रहता है और उसके परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं होता है। बिल्कुल सही है। हम कोच क्या करते हैं कि हमने सुबह 5:30 बजे बुलाया और मैं ये चाहता हूँ कि मैं सीटी बजाऊँ और घोड़े के रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दे, और जब रुके मैंने इसको दूर पटांग बुला के 3-4 घूसा मारा, थप्पड़ मारा, क्यों खेल नहीं रहे हो। हम लोगों ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि बच्चे से भी तो पूछे कि आखिर क्या बात है, 2-4 दिन 10 दिन से काउंसलिंग जैसे तो ढीला हो रहा है, तो क्यों नहीं खेल पा रहा है। तो जब उसको ये बातें बताते थे तो आंसुओं से रो पड़ता था और बोलता था कि सर हमारे फादर जो हैं वो शराब पीते हैं बहुत, काम कुछ नहीं करते हैं
और वो हमको हरदम बुलाते हैं कि आओ इधर ही आओ, चूना गारा करो, खेती करो, इधर उधर करो, घर का खर्चा कौन चलाएगा, और ये फुटबॉल से तुम्हारा क्या होगा, ये गेना खेलने से तुम्हारा क्या होगा। तो साहब समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं हॉस्टल छोड़ दूं या हॉस्टल में रहूं, मैं क्या करूं। तो ऐसे स्थितियों से निपटने के लिए आपको बड़ा मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम प्रशिक्षक के रूप में आए, तब मैं अपने जीवन को भी पीछे लेके गया कि मैं 80 से 86 के बीच में व्यक्तिगत रूप से ऐसे खिलाड़ी के रूप में मुझे क्या परेशानी होती थी, उस समय मुझे किस चीज़ की और आवश्यकता थी जो मुझे मिलनी चाहिए थी, शायद नहीं मिल पाई, या मिल पाई तो थोड़े से समय के लिए मिला। तो इसमें और क्या क्या चीज़ ऐड कर दिया जाए जिससे बच्चों को हम भलीभांति समझें और बच्चे फ्रीली अपनी परेशानियों को हमसे शेयर कर पाए, चाहे उसकी शारीरिक परेशानी हो जाए, चाहे उसकी आर्थिक परेशानी हो, चाहे सामाजिक परेशानी हो, या कभी कभी ऐसा होता है बच्चा खेलता है, उसका इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो पाता जितना बाकी बच्चों के होते हैं। उस समय कोचेस लोग गाली गलौज करके और उसको डिमोरलाइज कर देते हैं, उससे इतना ज़्यादा हैरस हो जाता है बच्चा कि वो खेल छोड़ने तक का मन बना लेता है। और ऐसे बहुत बच्चे हुए जो छात्रावास को या स्पोर्ट्स कॉलेज को, आप भी स्पोर्ट्स कॉलेज में रहे, काफ़ी बच्चों को आपने सुना होगा चला गया, वो लौट के ही नहीं आया। तो मुझे लगता है कि हमने उस जगह पे फोकस किया, मैंने उस जगह पे काम किया कि हमको छात्रावास से बच्चे को निकलने नहीं देना है, वैसे जाने नहीं देना है। इसकी जो परेशानियों को है हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा हम लोग मदद शायद नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग की खुद की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोग भी सामान्य परिवार से गए थे। वेतन 87 में बहुत कम मिला करते, मैंने बताया कि 2000 रुपये भी वेतन नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में हम जब कहीं खेलने जाते थे और कहीं से पुरस्कार मिलता था या TADA जो मिलता था, उसमें से जो पैसे बच जाते थे वो उन बच्चों पे खर्चा करने का प्रयास करते थे कि जिन बच्चों के पास कंबल नहीं है, जिनके पास पैंट शर्ट नहीं है, जिनके पास एक अच्छा जूता नहीं है, जिनके पास बूट नहीं है, जिनके पास चादर नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे भी आते थे जिनके पास गद्दे नहीं होते थे, चादर नहीं होते थे, जिस शर्ट पैंट को पहन के वो सोता था उसी को पहन के स्कूल जाता था। अच्छा, जिस जर्सी को सुबह पहनता था शाम को भी वही जर्सी पहना रहता था। तो ऐसे जगह पे उन बच्चों का हतोत्साहित होने से बचाने का पूरा प्रयास किया और उनको उनकी जो सुविधाएं थी जितना हो सकता था ऑफ द रिकॉर्ड सरकारी व्यवस्थाओं से अलग हटके जितना हो सकता था करते थे। फिर कुछ एक जगह पे बच्चों को अट्रैक्टिव ऑफर भी देते थे कि जो नेशनल खेल के आएगा तो खादी ग्रामोद्योग का दुकान सामने ही था, जो खेल के आएगा उसको एक कंबल और एक च्यवनप्राश का डब्बा ये मेरे तरफ से होगा। तो इस तरीके से बच्चों को धीमे 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 बूस्टअप किया। बहुत बच्चे होते थे जिनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती थी, इवन कि 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये स्कूल के जो फीस होते थे वो तक नहीं जमा कर पाते थे। उनको कोई परेशानी हो जाए, चोट लग जाए, बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर को इस वजह से नहीं दिखाते थे कि डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा नहीं है। तो उन बच्चों को भारत सेवाश्रम संघ या कुछ ऐसे स्वयं सेवक संस्थान होते थे वहाँ पर ले जाते थे, उन डॉक्टरों के साथ अपना परिचय बढ़ाते थे, इसलिए कि जब मेरा परिचय बढ़ जाएगा तो इन बच्चों को निःशुल्क रूप से हम दवा दारू भी करा पाएंगे और उन लोग अपने पास से दवा भी दे देते थे क्योंकि उन संस्थानों के पास बहुत आते थे तो वो दे देते थे। तो इस तरीके से बच्चों को मदद भी करते। तो मेरे ख्याल से कि ज़िंदगी में जो वो गैप था कोच और स्टूडेंट के बीच में, जो गैप था, कोच साहब के नाम से हमने कहा कि कोच साहब के नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कोच बेहतर होता है जब कोच साहब के नाम से बच्चा खुशी होकर उनके पास तक पहुंचे। ये नहीं कि अरे साला वो आ गया कोच। राइट, ऐसे भी बहुत कोचेस हम लोगों ने देखा जिनके नाम से लोग डर जाते थे। तो डर ज़रूरत है, लेकिन डर इतना भी ज़रूरत ना हो कि वो बच्चे को डर फोबिया हो जाए। क्योंकि मैंने जो रियूनियन में देखा वो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, जो मान सम्मान आपको दिया उन्होंने, वो मुझे लग रहा है कि खेल के समय में भी वो बच्चे इंतजार करते होंगे कि कब पॉल
साहब, गुरुजी, कोच साहब जो हैं वो फील्ड में आए और हमको कोचिंग दी। ऐसा मैंने महसूस किया उस समय कि क्या बदलाव आपने किया होगा। मुझे लगता है कि जो 8 साल आपने, 6 साल जो बरेली में आपने एज ए स्टूडेंट पाया और जो नहीं पाया वो आपने अपने बच्चों को देने की बिल्कुल 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 बात सही कहा। तो लेकिन मुझे एक याद है, बच्चा, एक लड़का था जो बहुत अच्छा कुछ इंडिया के क्या कुछ तो बहुत अच्छा खेला, ईस्ट बंगाल या कुछ खेला था। वो क्या नाम था उस बच्चे का? एक लड़का जो यूनियन में था, बाद में वो थापा या क्या बॉम्बे रहता है। अच्छा, अशोक शाही। अशोक शाही, हाँ, अशोक शाही। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी 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 जी। अशोक शाही बेसिकली बनारस का रहने वाला था और इसका पूरा परिवार बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ था। अच्छा, बॉक्सिंग खेलता था, ये भी बॉक्सर अच्छा है। हाँ, और ये फुटबॉल को खेला करता था, बहुत मेहनत करता था। तो करते करते फिर इसका जो है गोरखा ब्रिगेड में भी भर्ती हो गया था ये, और इसने पूरा अपना ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लिया था। तो बॉक्सिंग में नहीं, वो तो एज ए सिपाही भर्ती हुआ था, जैसे रिक्रूट भर्ती होते हैं। अच्छा, मतलब एज स्पोर्ट्स कोटे, एज ए स्पोर्ट्स कोटे में नहीं था, ऐसे भर्ती हुआ था। अच्छा, लेकिन फाइनली जब इसका वर्दी मिलने का टाइम होता है, जब इनको फाइनली उसमें से सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो उस समय इसके साथ कुछ मेडिकली प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, तो जिसकी वजह से ये मेडिकली आउट हो गया। ओके। मेडिकली आउट हो जाने की स्थिति में ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि एक परिवार से भी बहुत अच्छा ऐसे नहीं था। परिवार से भी सामान्य परिवार था, ठीक है, गोरखाली लोग हैं तो बहुत बड़े नौकरी में तो बेचारे नहीं रहे, उनके फादर या चाचा वगैरह सामान्य परिवार के थे, और बताया जाए तो मध्यम निम्न वर्गीय परिवार ही माना जाता था। तो आता तो था। फिर हमने, मेरे पास आ रहा तो मैंने इसको पूछा कि मैंने कहा क्या बात है, तुम वर्दी उर्दी का क्या है तुम्हारा? तो बातों बातों में बोलता था कि मतलब इतना सीधा था कि ये महीना भी नहीं बोल पाता था ठीक से। बोलता था कि सब आम के पेड़ में जब बौर आएंगे उस महीने में हमको वर्दी मिलेगी। अच्छा, मतलब महीने का भी? हाँ, महीने का भी नहीं पता था। तो मतलब इतना सीधा था, या आज के दिन में उसको बेवकूफ माना जाएगा वैसे तो, बिल्कुल, लेकिन वो इतना सीधा था। तो फिर हम भाई इंतजार किए कि भाई चलो जून महीना, मई जून जुलाई के टाइम में ही बौर आते हैं, उसी टाइम आम के फल होते हैं। तो उसके बाद एक बार बड़ा दुखी मन से आया, तो मेरे पैर छुआ, रोने लगा। तो मैंने कहा कि क्या हो गया अशोक, ये क्या हो गया और तू ऐसे क्यों खड़ा है? तो बोला नहीं सर, मैं मेडिकली आउट हो गया। मैंने कहा मेडिकली आउट हो गया? तो इतना फिट लड़का है, इतना मेहनत करने वाला बच्चा, तू मेडिकली कैसे अनफिट हो सकता? तू अगर अनफिट है तो सारा पूरा यूनिट अनफिट होना चाहिए। तो बोला नहीं सर, मेरे मतलब उन्होंने कुछ एक्सरे वगैरह किया, सीने में कुछ प्रॉब्लम कुछ रहा होगा। तो आर्मी का तो जैसा आप लोग जानते हैं थोड़ा टाइट मेडिकल होता है, क्योंकि इनको देश के सुरक्षा और रक्षा से जुड़े रहते हैं, तो इनका जरासी में भी गुंजाइश नहीं करते हैं। तो आ गया तो बोला, हमने कहा कि तो क्या परेशानी हो गई? तो फौज में नहीं गया तो कोई बात नहीं, फौज से बढ़िया नौकरी तू इधर करेगा। तो उसने बोला सर मैं कर पाऊंगा। तो उसके आंखों में जो चमक थी, मुझे उसको लगा कि एक अंधेरे में एक रोशनी सी दिखी। तो मैंने उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से मैंने उसको बूस्टअप किया। मैंने उसको ये भुलाने का प्रयास किया कि जो तुम्हारे पीछे हुआ है तुम उसको भूलो, आगे बढ़ो। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं मिल पाती, लेकिन हम अगर साहस से लगे रहते हैं तो कुछ ना कुछ हासिल हम करके रहते हैं। तो हमने बोला तू परेशान मत हो। तो मैंने साहब उसका एक जन्मतिथि सर्टिफिकेट को बनवाया। मैं थोड़ा जन्मतिथि ऊपर नीचे हो ही जाता, खिलाड़ियों का मसला है। तो और मैंने उसको मदद किया कि उस छात्रावास में उसका सिलेक्शन हो जाए, ताकि इसको 2 समय की रोटी भी ठीक से मिल जाए और एक प्रशिक्षक भी मिल जाएंगे। और ये अनुशासित तो ये था ही भाई, घर से भी अनुशासित था और इसके परिवार वाले भी सब आर्मी और उससे जुड़े हुए थे, तो अनुशासित तो ये बचपन से ही था। तो ये निश्चित तरीके से बहुत ऊपर चला जाएगा। मेहनत करने के लिए ये किसी भी खिलाड़ी से दुगना मेहनत करने वाला लड़का था। अच्छा, जब आप थक के बैठ जाते थे तब ये आधा इसका मेहनत हो पाता। अच्छा, इतना इसमें जुनून, इतना जज्बा था, और शरीर में ताकत भी इसमें बहुत था। अच्छा, मैंने इतना ताकतवर खिलाड़ी, इतना पागलपन के खिलाड़ी, मैंने खिलाड़ी बहुत अच्छे देखे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए जो नेशनल इंटरनेशनली बहुत अच्छा खेले, लेकिन जो मेहनत करने वाला खिलाड़ी था कभी भी इसने ना नहीं किया था। और मैं
थोड़ा थोड़ा मदद भी कर देता था जो भी हमसे संभव हो पाता था। तो जिसका प्रतिफल है कि उसने खेला, तो फिर जब रफ्तार इसने पकड़ी तो खूब बढ़िया चलता चला गया और बहुत अच्छा लड़का। इसने सलगाकर भी खेला, मुंबई में बड़े सालों अलग अलग क्लबों से खेला। अल्टीमेटली आज वेस्टर्न रेलवे में है, अच्छे पदों में है। लेकिन आज के दिन भी वो जहाँ पर रहता है उस लोकेलिटी के लड़के लड़कियों को, औरतों को और वहाँ के जो लोग हैं उनको फिजिकली फिट रखता है, सबको लगाए रहता है, उनमें सफाई अभियान भी कराता है, उनको मेहनत भी कराता है, उनके लिए अलग अलग उपहार भी लाता है अपने आप से। हमसे भी बहुत बातें वो शेयर करता है और बात करता है, और जो कुछ भी करता है हमको ज़रूर बोलता है कि गुरुजी मैंने ये किया, गुरुजी मैंने ये किया। तो इस तरीके का बच्चा है वो। और क्योंकि उस समय की यदि वीडियो रिकॉर्डिंग आप मुझे उपलब्ध करा पाएंगे उसके जो उसकी बातचीत थी उस दिन की, जी जी, वो बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत थी। उसने जब मुझे याद पड़ता है कि जब उसने बताया कि जब कहीं पे सिलेक्शन हुआ तो जो किसी क्लब से उसका टाई अप हुआ था, तो जो पैसे मिले थे वो इतने ज़्यादा थे कि मतलब मेरे ख़ानदान में किसी के पास एक महीने में भी इतने पैसे कभी नहीं आए, नहीं साल में कभी इतने पैसे नहीं आए जितने मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी साइन कराए के लिए मिला था। तो उसका जो वो वीडियो है ना, यदि वो मुझे उपलब्ध कराएंगे तो मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा वो। मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा। हाँ, और ऐसा कोई और खिलाड़ी आपको याद आता है जो इस तरह की आपने मदद की हो और जो इतनी हाइट पे पहुंचा हो? देखिए, मदद करने वाली जहाँ तक बात है, देखिए गुरु शिष्य की परंपराएं हैं। मदद तो कमोबेश सभी को थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तभी बच्चा ऊपर जाता है। ऐसे और भी बहुत बच्चे हैं। एक फिरोज लड़का है, एजी में, इलाहाबाद में है। वो बड़ा संकोची लड़का, बातचीत बहुत कम कर पाते हैं उससे हम। और उससे जब मैं बोलता हूँ कि तुम कभी फ़ोन नहीं करते हो, तो आज के दिन वो बोलता है कि सर आपसे फ़ोन करने में, बात करने में डर लगता है। अच्छा। तो जबकि डरने वाली कोई ऐसी वाली बात नहीं, मैं बहुत फ्रेंडली रहता हूँ। और मैंने उसको पूछा भी कि मैंने कहा कि डरने की क्या बात है भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ कि तुम डरते हो? बोले नहीं साहब, आपको इतना इज्जत ज़्यादा करता हूँ, इज्जत है चाहे वो डर है, जो भी कुछ समझ लीजिए कि आपसे बात करने में डर लगता है। अच्छा। बहुत बार फ़ोन उठाता हूँ आपको मिलाने के लिए, फिर काट देता हूँ डर के मारे। अच्छा। तो ऐसी स्थिति है। वो भी बहुत गरीब घर का बच्चा है। अच्छा। और उसने भी इंडियन स्कूल्स टीम को खेला। अच्छा। और उसकी माताजी झांसी में किसी घर पे बर्तन वगैरह या कपड़ा उपड़ा धो के मतलब उनके परिवार को संभालते थे। बहुत गरीब बच्चा जब आया था, तो पहले दिन जब वो आया था, वो जब जूता पहन के मेरे सामने खड़ा हुआ असेंबली में, तब मैंने देखा कि एक पैर में उसके जूता जो है सामने का तो पोर्शन है ही नहीं। अच्छा। और वो एक पैर के ऊपर ऐसे करके पैर करके खड़ा है। तो मैंने उसको बोला कि मैंने ऐसे क्यों खड़ा, ठीक से खड़ा क्यों नहीं होता? तो बोला ठीक है सर, ठीक है सर। तो मैं घबराया, मैंने कहा इसके पैर में कोई गलती गड़बड़ी है क्या, कि ऐसा तो नहीं झटके में सिलेक्शन हो गया हो और बाद में परेशानी हो जाए। वो 35 बच्चों के बीच में थोड़ा सा शर्म भी कर रहा था, और वो ये भी चाहता था कि उसकी वो उस फटे हाल को कोई ना देख पाए। तो बहरहाल ये सब चीज़ें तो फुटबॉल में या हॉकी में देखिए, तो गरीबी में तो बच्चे आते ही हैं। ये कुछ ऐसे विशेष बच्चे हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा ही ऐसे परिवार से थे कि उनको परवरिश अच्छा करके, उनको मदद करके, उनके अच्छे रिजल्ट के बाद उनको एक अच्छा नौकरी पाने के बाद गर्व महसूस होता है कि चलो आज ये बच्चे भी इस मेहनत करने के बाद इतने ऊपर पहुँचे। अब तो बच्चे बहुत अच्छे घरों से आने लगे हैं, और आने से पहले ही कई ट्रैक सूट और कई जोड़े जूते उनके पास होते हैं। और वो अगर छात्रावास में खाना कम भी मिलता तो जोमेटो और स्विगी से मंगा लेते हैं। सॉरी। और एक समय था कि एक्स्ट्रा डाइट तो छोड़िए, 8 आने चवन्नी के लाले पड़ जाते थे बच्चों को। आपको विश्वास होगा कि हम लोगों ने ऐसे दिन भी देखे, हमारे आगे वाले भी देखे होंगे, पीछे वाले भी देखे होंगे, कि आपने कभी सुना ना होगा मोची के पास भी उधार करना। तो हम लोग के ऐसे समय थे कि हम लोग मोची के पास भी उधार करते थे कि भैया 1.5 रुपये जब मनी ऑर्डर आएगा तो तब देंगे, करेंगे। तो इसीलिए कितनी भी ऊंचाई हम लोगों ने छू लिया हो ईश्वर की कृपा से, आप जैसे मित्रों के आशीर्वाद से,
या गुरुओं के आशीर्वाद से ऐसा लगता है कि ये बहुत सामान्य चीज़ है और प्रयास करने पर सब कुछ संभव है, ऐसी कोई बात नहीं है। बशर्ते आप दूसरे के प्रति भी एक अच्छा सोच रखें, दूसरे को प्यार करें। निश्चित तरीके से जब ऊपर बढ़ते हैं तो एक प्रोफेशनल जेलसी भी होती है और वो होना भी चाहिए, बट उस प्रोफेशनल जेलसी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपने एज ए प्रशिक्षक के रूप में सफलता अर्जित किया है तो मेरा प्रोफेशनल जेलसी ये होना चाहिए कि मैं कल इनसे ज़्यादा मेहनत करके अपने गेम टीम के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। तो इस चीज़ में कहीं कहीं थोड़ी सी हताशा भी होती है कि लोग अपने काम को कम देखते हुए दूसरों के बैकबाइटिंग करते हैं, जो एक स्वस्थ खेल के लिए अच्छी बात नहीं है। होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, लेकिन वो प्रतिद्वंदिता 90 मिनट के मैच के दौरान होनी चाहिए, न कि आउट द फील्ड होना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता को लेके समाज चलता है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की समालोचना करते हैं और अपने जो उद्देश्य है उसके इसलिए भटक भी जाते हैं। मैं आपसे यदि एक प्रश्न करूं कि आपने अपने कोचिंग जीवन में 5,000, 7,000, 10,000 कितने बच्चे ऐसे निकाल दिए जो आज अच्छी जगह पे हैं, अच्छे खिलाड़ी, बतौर अच्छे खिलाड़ी, अच्छे जॉब में या अच्छे ऐसे कितने ऐसे नंबर्स यदि आपके मैं पूछूं तो क्या होगा? देखिए हरीश जी, जहाँ तक 35-36 सालों का प्रशिक्षण का सवाल है, उसमें हजारों की संख्या में तो बच्चे वो हुए जो हमारे अंडर प्रशिक्षित हुए या उनको हॉस्टल कॉलेज में जाने का मौका मिला। हजारों की संख्या में तो नहीं, पर लगभग 450-500 ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जो एक बेटर जगह पे प्लेटफॉर्म में नौकरी कर रहा है और जिसने अपने आप को संपर्क को बना के रखा है, उन तक तो याद है। लेकिन मुझे लगता है 450-500 बच्चे ऐसे हैं जो भारतवर्ष के विभिन्न संस्थानों में एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सम्मान के साथ अपने परिवार को देखभाल भी कर रहे हैं। ऐसे अब मैं आपसे मैं बात करूं फुटबॉल के बारे में। आपने कोचिंग फुटबॉल खेला, खुद खेला, फिर कोचिंग भी शायद 36 साल नौकरी की आपने कोचिंग में। क्या वजह है कि हमारे यहाँ एक ही भाई चिंबुटिया होता है, हमारे यहाँ एक ही सुनील छेत्री होता है, तो टीम गेम में तो संभव नहीं है कि एक ही गावस्कर हो, एक ही कपिल देव हो, एक ही सचिन तेंदुलकर हो, एक ही छेत्री हो, एक ही भाई चिंबुटिया हो। तो उससे तो हमारी टीम जो हम बात कर रहे थे कि एशिया में भी नहीं उभर पाएगी। तो जब एक भाई चिंबुटिया निकल सकता है, एक छेत्री निकल सकता है, तो 10 क्यों नहीं निकल सकते? बिल्कुल आपकी बात सही है कि कब तक, और ये एक एडवर्टाइजमेंट में भी आ गया है कि वाइचिंग भुटिया और सुनील छेत्री आपस में बात कर रहे हैं, मेरे बात कौन? हाँ, मेरे बात कौन? हाँ। और ये बात सही है कि अगर हम लोग वाइचिंग भुटिया के बाद सुनील छेत्री को छोड़ देते हैं तो कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो इंडियन भी जानते हो या किसी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे खड़े हो जाए तो 4 लोग उनको ये बता पाए कि ये फला नाम है, फला नाम है, फला नाम है। उसके पीछे का कारण है कि देखिए भारतवासी है, खेल के शौकीन है, और फुटबॉल में एक समय ऐसा था कि दर्शक, जैसा कि आपने बताया, क्रिकेट से भी ज़्यादा और निसंकोच क्रिकेट में जितने दर्शक आते थे उससे कई गुना ज़्यादा फुटबॉल में खेला करते थे। उसका वजह यह था कि फुटबॉल में उस समय खेल का स्टैंडर्ड दिखता था, खिलाड़ियों में जज्बा था, खिलाड़ियों में कमिटमेंट था कि हमको बेहतर करना है, हमको बेहतर खेलना है। और जब आपके भारतवर्ष का, देश का झंडा ऊंचा रहता है, आप जब किसी नेशनल टीम से खेलते हैं और भारत की टीम जीतती है तो पूरा देशवासियों का गर्व सीने से चौड़ा हो जाता है। और दुर्भाग्य से हमको ये मौका देखने को नहीं मिल पाते हैं। हम कहीं पर भी खेलते हैं, हम अपने से ऊपर की बात तो छोड़िए, हमारे से जो नीचे के
टीम है जिनका पैराग्राफ काफ़ी नीचे है, हम उनसे तक जीतने में संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारी जनसंख्या को देख लीजिए, आज नेपाल की जनसंख्या को देखिए, उनकी आर्थिक हालात को देख लीजिए। आज आप बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश के आर्थिक हालात को, सामाजिक परिवेश को और वहाँ की अस्थिरता को देख लीजिए। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, तो मालदीव को देख लीजिए। जब हमको इन देशों के टीम के साथ भी संघर्ष करना पड़ता हो और कई प्लेटफॉर्मों में हार जब देखने को मिलता है, तो निश्चित तरीके से दर्शक ये बोलता हम क्या करने जाए इस मैच को देखने। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े टूर्नामेंट खत्म हो जाते हैं, उसके टीवी प्रसारण खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा फुटबॉल में। जब टीवी प्रसारण नहीं खरीद रहे हैं लोग, तो उसको लोग देख भी नहीं पा रहे। स्टेडियमों में सुनील छेत्री को हाथ जोड़ के पब्लिक के सामने बोलना पड़ रहा है कि आप आइए, मैच को देखिए और हमको बैकअप करिए, हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। फुटबॉल को ज़रूरत है आपकी, पब्लिक को उन्होंने प्रार्थना किया कि आप आइए। तो लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जब 50 के दशक में, हमें अभी हाल ही में पिक्चर जो आई थी मैदान, उससे पहले तो शायद हिंदुस्तान को नहीं पता था, लेकिन उस फिल्म के आने के बाद कम से कम खेल जगत में जो रुचि रखते हैं उन लोगों को पता चला कि 50 के दशक में हमारे पास एक ऐसा कोच, जुनूनी कोच हुआ था जो ओलंपिक में या विश्व कप में, एशियन गेम्स में, वो जब हमारी टीम को जिता सकता है, और ऐसे खिलाड़ियों को लेके जो मतलब खाली खिलाड़ी ही थे बस। जी बिल्कुल। उसके अंदर कोच ने अपने शक्ति से भरा, उसके जज्बा भरा। यदि वो उस समय हो सकता है 50-60 की सालों में, दशक में, तो अभी तो इतने साल हमें आज़ाद हुए हो गए, हम एक फुटबॉल की ऐसी टीम भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि, और फिर आप बहुत सारे लोग, आपने, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग दोष क्रिकेट को देते हैं कि सब कुछ क्रिकेट को ही मिलता है, फुटबॉल को नहीं मिलता। तो मेरा ऐसे मानना है, बीइंग ए क्रिकेटर, क्रिकेट ने जो कमाया है वो कभी स्थिति फुटबॉल जैसी ही थी क्रिकेटर की। 83 से पहले क्रिकेटर को भी वही सब मिलती थी जो आज फुटबॉल की स्थिति है। तो दोषारोपण लगाना, या मीडिया में बहुत सारे लोग लिखते भी हैं, तो मेरा ऐसे मानना है कि आप यदि कुछ नहीं करेंगे तो फिर कोई दुनिया आपका सपोर्ट नहीं करेगी। आपको पहले आपको करना पड़ेगा, उसके बाद स्पॉन्सर्स और दुनिया मदद करने वाले आएंगे। बिल्कुल सही बात कर। तो इसका कैसे, किसका निर्धारण क्या है, मतलब वो कैसे आएगा? देखिए, आपने जो बात कही है, मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म में मैं गया, मैंने खुद लोगों से ये पूछा कि हम आप मिलके सब लोग क्रिकेट को गाली देते हैं और ये बोलते हैं क्रिकेट की वजह से हमारा गेम या बाकी खेल खराब हो गया। तो ये इन बातों में कितना दम है? क्रिकेट वालों ने एक बेहतरीन सोच के साथ क्रिकेट को प्रमोट किया। उन्होंने अपने कोचेस को भी सम्मान दिया, उन्होंने अपने पुराने कोचेस को, अपने पुराने खिलाड़ियों को टीम के साथ उन्होंने जोड़ा। हम लोगों ने आज से 80 में, मुझे याद है, कोच मिलोवान थे, वो भारत में सबसे पहले फॉरेन कोच का आगमन हुआ था, और 80 से लेके अभी तक लगभग 46 साल, 45 साल, 46 साल हो रहे हैं, लगभग लगातार फॉरेन के कोचेस बने हुए हैं। अब तो हमारे पास जो ISL के क्लब हैं, उन क्लब में भी फॉरेन के कोचेस हैं। अब तो इंडियन टीम में भी शायद फॉरेन कोच, इंडियन कोच तो तब से हैं, 80 से। इंडियन टीम में भी शायद फॉरेन कोच है ना अभी? तो 80 से। अच्छा, 80 से ही? 80 से ही, 80 से ही लगातार। अच्छा, 80 से लगातार कोच। ओके। तो हमने क्या किया कि हमने अपने पुराने खिलाड़ियों को हमने सम्मान नहीं दिया। हम ऐसे कोचेस के पीछे लगे, उनको अपना भारतीयता से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो प्रोफेशनल है, वो तो 2 साल के लिए आए हैं और 2 साल बाद वो हमारे देश को छोड़ के चले जाते हैं, और जाते जाते बोल के जाते हैं इस देश का कुछ नहीं होने वाला है, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हुई, जैसे आज अमल दत्ता थे, या आपने मैदान फिल्म को देखा है, अमल घोष थे, नईमुद्दीन साहब थे, इस तरीके से बहुत प्लेयर रहे जो पुराने प्लेयर रहे हैं,
जो भारतीय टीम के प्रशिक्षक थे उनके प्रशिक्षण में ही इंडिया टीम ने ज्यादा बेहतर खेला। अब जब से फॉरेन के कोचेज आए हैं तब से हमारे जो ग्राफ है दिन प्रतिदिन नीचे चलता चला गया, जबकि उनके पीछे हम लोगों ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल। धीमे से सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। सरकार ने फुटबॉल एसोसिएशन को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पर्याप्त पैसा दिया। फुटबॉल एसोसिएशन ने जमकर मौज मस्ती किया। फुटबॉल एसोसिएशन ने जिसको चाहा उसको कोच बनाया, जिसको चाहा उसको हटाया। फुटबॉल एसोसिएशन ने वंशवाद और उसका प्रबल रिश्ता चलता रहा 15-15 साल। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मैं। इससे पहले हम बताएं आपको, अशोक घोष तक जब तक थे तब तक फुटबॉल का स्तर फिर भी इतना बिगड़ा नहीं था। लेकिन ये एविएशन मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस में, आजकल भाजपा ज्वाइन किए महाराष्ट्र की, क्या नाम उनका, बहुत अच्छा सा नाम है। हाँ, मुझे भी पटेल, क्या पटेल, सब कुछ नाम याद नहीं आ रहा उनका। एविएशन मिनिस्टर में बहुत बड़ा कलंक लगा था उनके ऊपर। बड़ा अच्छा सा नाम है, ध्यान में उतरा। वो लगभग 20 साल 25 साल फेडरेशन के अध्यक्ष बने रहे। उनको कोई मतलब नहीं था फुटबॉल से, कुछ लेना देना नहीं था। इसी तरीके से अगर आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, हर स्टेट में देखिए जो सेक्रेटरी बना हुआ है 15 साल 20 साल 25 साल वो बना, वो उनके आगे वालों के स्वर्गवास हो गए, उनका बेटा मर गया तो उनका बेटा। तो इसी तरीके से वंशवाद चलता चला जा रहा, वही रूढ़िवादिता चलती चली जा रही। कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि हमको कभी बेटर करना है। भाई जब आप दूसरे को मौका देंगे तब ना दूसरा काम करने के बाद आपको प्रूफ करेगा कि मैं भी आपसे बेटर कर सकता था। नहीं तो कमी कहाँ है? कमी ऑफिस, मतलब जो अधिकारी, फेडरेशन, पॉलिटिक्स, उसमें है, या हमारे खिलाड़ियों में वो स्किल्स नहीं है, या हमारे स्टेमिना नहीं है, या हमारे खिलाड़ियों में वो शक्ति नहीं है जो यूरोपियन खिलाड़ियों में है। देखिए ये वाइस वर्सा है। खिलाड़ियों में स्ट्रेंथ और टेक्निकलिटी की कमी है, ये कभी नहीं विश्वास किया जा सकता, क्योंकि आजकल बच्चा 8 साल का 10 साल का है, वो किसी न किसी कोच के अंडर में खेल रहा है, किसी न किसी एकेडमी को ज्वाइन कर रहा है। तो नेचुरल तरीके से उसका स्किल और बेसिक नॉलेज तो उसके पास है। उसको आगे जाके जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जो सिलेक्शन स्ट्रेटजी होना चाहिए, जिस तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए, उस सिलेक्शन में गड़बड़ी हो जा रही है। 18-19 साल 20 साल का लड़का अंडर 14 खेल रहा, तो जब अंडर 14 18-20 साल का लड़का खेल रहा तो अंडर 14 वाला बच्चा कहाँ पे खेलेगा? तो वो तो क्रिकेट में भी होता होगा ना। वो क्रिकेट में भी होता है, हॉकी में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है, हॉकी में भी होता है। आज ये गंभीर परिणाम इसके देखने को मिल रहे हैं, गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज सभी फेडरेशंस को मैच खेलने से पहले मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, बोन मैरो चेकअप करा रहे हैं, उसके बाद बच्चों को खेलने दिया जा रहा है। आजकल CRS वो लागू किया है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। मुझे तो पता था किसी स्पोर्ट्स संस्था से अभी शायद बहुत सारे बच्चे निकाल दिए गए कुछ ऐसे टेस्ट की वजह हाँ, काफ़ी फुटबॉल में तो ये काफ़ी तरीके से बहुत जोर से लगा हुआ है मामला। लेकिन ये चीज़ें एकदम से ख़त्म नहीं होती, चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत साल लगते हैं, बड़े दंडात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे फिर ये बताइए, तो फिर छेत्री क्यों निकल गया, भाईचुंग भूटिया क्यों निकल गया? जी देखिए, भाईचुंग भूटिया और छेत्री एक अच्छे परिवेश से आए थे। उन्होंने लगातार परिश्रम किया, अच्छे क्लबों में खेले, और वो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत थे। ये दोनों खिलाड़ी के ऊपर जाने के पीछे कारण ये सेल्फ डिसिप्लिन बहुत थे। इन्होंने जब जब खेला है अपने चीज़ों को बहुत रुचि से खेला है, डिसिप्लिन में खेला है, ज़ुबान को बंद करके खेला है, कभी भी किसी समालोचना में नहीं पड़े, कभी किसी गॉसिप्स में नहीं एंटर किए। तो इसीलिए उनका परफॉर्मेंस बढ़ चढ़ के बोला है। लेकिन भाईचुंग भूटिया को तो मेरी समस्या 15-1 साल हो गए होंगे शायद। बिल्कुल होगा। और छेत्री ने भी पिछले साल लिया। बिल्कुल। तो फुटबॉल के जो अभी प्लेयर है, यंग प्लेयर हैं,
या उस समय जो फुटबॉल के प्लेयर रहे होंगे, जो भाईचुंग भूटिया के समय में सुनील छेत्री के जो समकक्ष देखिए भाईचुंग भूटिया के समकालीन बहुत प्लेयर रहे। हाँ, भाईचुंग भूटिया जब खेल रहे थे तो भाईचुंग भूटिया के टाइम के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। होता है ना कभी कभी किसी का नाम बहुत, जैसे गावस्कर का नाम है, हाँ। उस समकालीन खिलाड़ी और भी बहुत अच्छे रहे, लेकिन गावस्कर का नाम हर जुबान पे है। जैसे तेंदुलकर अकेले तेंदुलकर नहीं बने, टीम ने तेंदुलकर को बनाया है। तो तेंदुलकर के टाइम में समकालीन बहुत तेंदुलकर रहे हैं, लेकिन तेंदुलकर के नाम के आगे शैडो में बाकी लोग छिप जाते हैं। तो उसी तरीके से भाईचुंग भूटिया या सुनील छेत्री के नाम और फेम के नीचे बाकी लोग छिप गए। और यही भाईचुंग भूटिया है, जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चुनाव हुआ, अभी जब कल्याण चौबे जी बने हैं, तो आप सोच सकते हैं जिस खिलाड़ी के नाम से हम लोग इतना गर्व करते हैं, उस खिलाड़ी को पूरे भारतवर्ष से एक स्टेट का मात्र उनको वोट मिला था। और जो बंदा भाईचुंग भूटिया का मैच हाफ पैंट में जाके बैठकर कलकत्ता के ग्राउंडों में देखा करते थे, आज उनके सामने भाईचुंग भूटिया के सामने वो अध्यक्ष बन के बैठे हुए। यही ये देश है साहब। इससे बड़ी और बेइज्जती भाईचुंग भूटिया को क्या मिल सकती है इस भारतवर्ष से? मतलब यहाँ भी पॉलिटिक्स 1000% हावी है, 1000% हावी है। मतलब नहीं तो आजकल आप नहीं तो मेरी समझ से तो गवर्नमेंट को या जो अथॉरिटीज है उनको ये करना चाहिए कि कोई चुनाव नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, भाईचुंग भूटिया ही फेडरेशन का अध्यक्ष होंगे, या इनको जिम्मेदारी दी जाती है, या सुनील छेत्री को जिम्मेदारी दी जाती है। बिल्कुल, ये फेस हैं बिल्कुल फुटबॉल के, बिल्कुल देना इनको किसी कंपटीशन की या चुनाव की जरूरत नहीं है कि इनको। देखिए IM विजयन है, आलोक भट्टाचार्य, मनोरंजन भट्टाचार्य, तरुण डे, और तो मतलब भारतवर्ष में ऐसे बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले, केवल ये एक दो ही नहीं निकले, ये भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पर भाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री ने जब फुटबॉल को खेला है, तब मीडिया जगत हमारा बहुत इंप्रूव हो चुका था। तो लोगों के जुबान में, चूंकि ये दोनों स्ट्राइकर थे, और फुटबॉल में या हॉकी में जो गोल करता है वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है, राइट। तो इस वजह से इनको ज्यादा लोगों ने जाना। भाई सुनील छेत्री के गोल से भारत विजयी, या सुनील छेत्री के खेल से ये भाईचुंग भूटिया के निर्णायक गोल से भारत ने विजय प्राप्त की। तो इस वजह से इन दोनों का नाम आम लोगों के बीच में पॉपुलर है। ये तो वैसे ही हो गया ना, जैसे रोनाल्डो और मेसी के फ्रंट में गोल की वजह से जीती है। आप बताइए कि रोनाल्डो और मेसी की टीम के आप 11 टीमों के प्लेयरों का नाम बता नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ये पता है कि रोनाल्डो अगर कहीं पर मतलब पिज़्ज़ा भी खाने गए हैं तो आपको पता है कि रोनाल्डो साहब इस रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने, पिज़्ज़ा खाने। तो उसी तरीके से केवल ये है, लेकिन हमको आशावादी होना चाहिए। अब तरह तरह के विचार तो किए जाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और स्कूलों में भी खेल हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्कूल में खेल नहीं हो। खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया खेल हो रहे हैं, फुटबॉल की हॉस्टल है, फुटबॉल के स्पोर्ट्स कॉलेज, सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद भी किसी भी स्तर पर हम कोई ऐसी टीम नहीं खड़ी कर पा रहे हैं जो एशिया के किसी भी स्तर की टूर्नामेंट में विनिंग हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हमारे सरकार ने, प्रधानमंत्री जी के प्रयास से देखिए, महिलाओं का अंडर 17 वर्ल्ड कप लिया गया, जबकि वो भारत से लगभग हट गया था और फीफा ने मना कर दिया था। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी के प्रयास से लेके उसको भारत में कंडक्ट कराया गया, परंतु उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि आपके पास खुद का भी तो टीम होना चाहिए। आप वर्ल्ड कप को कंडक्ट करा दिए, लेकिन आपकी टीम को देखने के लिए कोई दर्शक ग्राउंड में है ही नहीं। तो आदमी ब्राजील और अर्जेंटीना का मैच थोड़े देखने जाएगा, उसमें उसके साथ तो उसका लगाव ही नहीं है। तो उसी तरीके से भारत की टीम को जब हम जीतते हुए देखेंगे, आज क्रिकेट है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म में वो हार रहे हैं, कहीं वो जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं, कभी वो जीत रहे हैं, मिला जुला के जीत हार साइमल्टेनियसली लगा हुआ है। तो कम से कम एक आध हार के बाद एक आध दो चार जीत भी तो देखने को मिल रही है, जिस जीत में हमको ग्राउंड तक ले जा रहे हैं। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो टीवी में मैच को देख रहे हैं, और उसका राइट्स देखिए अरबों में बिक रहे हैं। मैं यदि क्रिकेट की बात करूं, यदि पुरुष क्रिकेट की बात को छोड़ दें हम,
तो महिला क्रिकेट की बात भी कर रहे हैं तो आज की तारीख में महिला क्रिकेट भी ने स्थान बना लिया मतलब बिल्कुल बना है ना। और वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल WPL काफी अच्छा result। तो हम खाली अपनी जिम्मेदारी से ये कह के मुक्त नहीं हो सकते कि भाई ये तो ऐसे ही चलेगा, ये तो कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो इसका भविष्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो फ्यूचर इसका। कैसे हम इसको पॉजिटिवली कैसे देखें जब हमारे साथ हर तरफ नेगेटिव ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए पॉजिटिविटी तो तब आएगी जब खिलाड़ी जब खेले उसको हर स्टेट या ज़िले का जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसको प्रमोट करे, उसको आगे बढ़ाए, समय समय पर उसको अच्छा एक्सपोजर मिले। सब पूरे भारतवर्ष में हम आपको बताएं, आज से 20 साल पहले अगर 200 ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते थे छोटे बड़े मिला के, आज वो टूर्नामेंट जाके 20 या 10 या 15 में आके रुक गया है। बड़े बड़े फुटबॉल प्रतियोगिताएं बंद हो गई। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते थे जो नामी गिरामी भारतवर्ष की टीमें खेलती थी और जिसमें लोग गांव-गांव से आते थे मैच को देखने। आज इस उत्तर प्रदेश में मात्र एक फुटबॉल टूर्नामेंट बचा ऑल इंडिया, उसको भी खेल विभाग कराता है। अच्छा, मैं कम से कम बताऊं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम छोटे बड़े मिला के 150 स्टेट लेवल टूर्नामेंट होते थे जिसमें खिलाड़ी को खेलने को मौका मिलता था। आज वो टूर्नामेंट सीमित होकर 10 या 12 टूर्नामेंटों मतलब मैच टेम्परामेंट है ही नहीं हमारे। मैच टेम्परामेंट नहीं, जो लोग फुटबॉल को कराते थे वो या तो दिवंगत हो गए, उनका अगला जनरेशन ने फुटबॉल के प्रति लगाव नहीं रखा। जो फुटबॉल टूर्नामेंट कराते थे अब वो क्रिकेट टूर्नामेंट कराने लग गए, क्योंकि क्रिकेट के नाम से उनको स्पॉन्सर भी मिल जा रहे हैं, 2-4 पैसे भी ऊपर नीचे मिल जा रहे हैं और लोग भी खड़े हो जा रहे हैं, मैच भी चल रहा, एक छोटा मोटा मेला भी चल जा रहा है उसके उसमें। तो हम लोगों ने क्या किया, फुटबॉल को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। धीमे धीमे करते फुटबॉल अब बहुत नीचे चला गया, सब बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। आज से 30 साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने जो आपको बताया, तब मैंने इंटरव्यू में कहा था कि अब जबकि CBSE ICSE बोर्ड या दूसरे चाहे नवोदय विद्यालय हो चाहे सेंट्रल स्कूल हो, आज वहाँ पर खेल हो रहे हैं, पर वो खेल उस विद्यालय तक ही सीमित है। वो बच्चे फिर आगे नहीं आ रहे, फिर वो बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए नहीं आ रहे। अच्छा, और स्टेडियमों में अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 स्टेडियम है। आप स्टेडियमों में जाके देखिए, किसी स्टेडियम में 20 बच्चे मिलेंगे, कहीं 30 बच्चे मिलेंगे, कहीं 15 मिलेंगे, कभी 5 मिलेंगे, कभी 10 मिलेंगे। तो धीमे धीमे फुटबॉल के प्रति चार्म खत्म हो गया। जो भी पेरेंट्स आता है वो अपने बच्चे को बोलता है क्रिकेट खिलाना है साहब, क्रिकेट खिलाना है साहब, क्रिकेट खिलाना है साहब। क्यों? कि क्रिकेट में उसके बच्चों का भविष्य दिखने लगा कि बच्चा IPL भी खेल लेगा, ऐसा हो जाएगा। आज अब तो उत्तर प्रदेश लीग होने लग गया, उसमें भी खिलाड़ी 10 से 12-15 लाख रुपए में बिकने लगे। बाकी और लीग भी शुरू हो जाएंगी, अब तो कानपुर लीग चालू हो गया है। इसी तरीके से सब उसका लीग चालू, जहां पर फुटबॉल के सारे लीग शहर वाले बंद हो गए, वहां पर क्रिकेट ने इस तरीके से भी शुरू कर दिया। तो उसका वजह यही है, खिलाड़ी को जब मैच ही नहीं मिल रहा। अब बड़े बड़े क्लब जो है, लोग उधार मांग मांग के क्लब चलाया करते थे। ये चचा का क्लब है, वो श्रीवास्तव जी का क्लब है, अस्थाना जी का क्लब है, वो खान साहब का क्लब है। वो क्लब वाले बोलते हैं जब हमारे बच्चों को साल भर में कोई मैच ही नहीं मिलता, जब यहाँ पे लीग होता ही नहीं और हमारे बच्चों को कहीं बाहर खेलने का मौका मिलता ही नहीं, तो हम साहब कहाँ से पैसे लाएंगे, हम किससे मांगे। क्योंकि मुझे याद है बरेली में कम से कम फुटबॉल के 10 टूर्नामेंट होते थे। बिल्कुल होते थे, है ना। आप बरेली में, आप आज बरेली में बता दीजिए कि एक टूर्नामेंट अगर होता हो, एक टूर्नामेंट नहीं होता था। लेकिन बरेली हॉस्टल है अभी, बरेली फुटबॉल हॉस्टल है, हॉस्टल है। अच्छा, अब किसी तरीके से लीग के नाम देकर 2-4 कॉन्वेंट स्कूलों की टीम, 2-4 मोहल्ले की टीम बुला के औपचारिकता पूर्ण करे जा रहे हैं। तो औपचारिकता पूर्ण कराने के बाद तो फुटबॉल का यही स्तर होगा जनाब। अब हम लोगों को तो खुद ही समझ में नहीं आता है जब फुटबॉल के बारे में कोई चर्चाएं होती हैं। हम आशावादी हैं, हम बोलते भी हैं कि आज नहीं तो कल बेहतर होगा, लेकिन इसको ये केवल दिल को दिलासा देने वाली बात होती है। हमको पता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आप पूछेंगे तो मैं भी बोलूंगा नहीं, मुझे आशावादी तो होना चाहिए। हर एक आदमी
इंटरव्यू हम लोग के बहुत जगह पे लिए जाते हैं, पत्रकार लोग पूछते हैं तो क्या हम लोग छोड़ दें, क्या हमको आशावादी नहीं होना चाहिए? आशावादी बिल्कुल होना चाहिए। ये आशावादी तो हम पिछले 45 सालों से बन के पड़े हुए हैं, लेकिन इसको धरातल में हम कब लाएंगे? तो एज ए फुटबॉल एक्सपर्ट, फुटबॉल कोच, फुटबॉल प्लेयर, मैं आपसे यदि पूछूं कि ऐसी कौन सी 5-6 चीज़ें होनी चाहिए जो फुटबॉल की स्थिति में सुधार कर सकती हैं, वो आप बतौर कोच बता सकते हैं क्या होना? बिल्कुल बता सकता हूँ। देखिए, अच्छे खिलाड़ी जो पुराने खिलाड़ी हैं, जिनके पुराने खिलाड़ी तो अब लेके आए ना, गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपये दे तो रहे हैं। हॉकी सीनियर जो ओलंपियन है या जो बाकी और खिलाड़ी हैं उनको तो दे रहे हैं ना, 1.5 प्रोत्साहन देने के लिए दे रहे हैं ना। हाँ, देखिए लेकिन अब यह है कि वो प्रोत्साहन का रिजल्ट तो आगे जब मिल पाएगा तभी हम उसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। ये फिलहाल एक अच्छा पहल इसको माना जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को लाके उनके अनुभव को हम कैश करें। अब जैसे हॉकी टीम है, हॉकी टीम में रजनीश मिश्रा जी हैं, उनके अनुभव का काफ़ी फ़ायदा यूपी हॉकी के साथ साथ भारतीय हॉकी टीम उठा रही है। इस तरह सैयद अली साहब हैं और भी बाकी खिलाड़ी, एमपी सिंह साहब हैं, सुजीत कुमार हैं, ये हैं अपने अपने जगह पे मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन 61 साल के बाद थोड़ी सी शारीरिक रूप से, और कोचिंग प्रोफेशन जहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है और आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत इन्वॉल्व होने की ज़रूरत पड़ती है, उस जगह पे वो कितना इन्वॉल्व अपने आप को रख पा रहे हैं ये तो समय बताएगा, या उनको जो देख रहे हैं वो समझ पाएंगे बेटर। तो एक आप मुझे बताइए कि क्या एक अच्छा खिलाड़ी ही एक अच्छा कोच बन सकता है क्या? देखिए, आज तक जो देखा गया है कि बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि एक अच्छा खिलाड़ी ही एक अच्छा कोच बने। कोच में सबसे पहली चीज़ जो है, कोच में वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। वो जज्बे ही के वजह बदौलत वो बड़ा कोच बनता है। और एक खिलाड़ी लाख खेल ले, अगर उसमें कोचिंग में रुचि ना हो और उसको सिखाने में रुचि ना हो, वो केवल अपने ज़िंदगी की उन कहानियों को बताता रह जाएगा, तब तो वो एक अच्छे कोच के रूप में वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा। तो कोच अमूमन देखा गया है जो मीडियकर प्लेयर रहे हैं, जो ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छा खिलाड़ी का अच्छा कोच भी नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बेकनबावर ऐसे बहुत प्लेयर रहे हैं जो, लेकिन अगर आप देखें तो मैराडोना को भी अर्जेंटीना का कोच बनाया गया था, तो लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो कोचिंग प्रोफेशन थोड़ा फर्क है। आप मान के चलिए कि कोचिंग प्रोफेशन में जब आप खिलाड़ी खेलते हैं तो आप केवल अपने खेल और खेल में फोकस करते हैं, और प्रशिक्षण जो चीज़ें हैं उसमें ऑलराउंड फोकस डालने की ज़रूरत पड़ती है। टीम को एक साथ लेके चलना, टीम में डिसिप्लिन बरकरार रखना, टीम में अच्छे प्लेयरों का समायोजन करना, सही समय में प्लेयर को रिलीज़ भी करना है, और सही फॉर्मेट के अनुसार कौन से प्लेयर आपके टीम के लिए ज़्यादा बेटर है उसको चुनना, उनको सही प्लेटफॉर्म में चांस देना, सही समय पे सब्स्टिट्यूट करना, सही जगह पे मानसिक रूप से उस टीम को तैयार करना, ये एक अच्छे कोच का एक भूमिका रहती है। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ें हैं कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा प्लेयर एक अच्छा कोच हो। तो मैं जिन पॉइंट्स की बात कर रहा था उसमें एक पॉइंट तो आपने बताया, बाकी और क्या 4-5 पॉइंट हो सकते हैं जो एक बेहतर फुटबॉल की तरफ अग्रसर हो सकते हैं? बेहतर फुटबॉल में जैसे देखिए, कोचेस के अच्छी भर्ती कोचेस को करनी पड़ेगी, और कोचेस लोगों को पारिश्रमिक उनके हिसाब से होना चाहिए जिनको उनका सम्मान बचे, उनका परिवार भी चले। हम एक कोच को इतना पैसा तो दे जो सुबह शाम मेहनत करने के बाद एक इज्जत की ज़िंदगी को जिए। और बहुत अच्छे कोचेस हैं, उनमें ललक भी है, पढ़े लिखे भी हैं, खेले हुए भी हैं, लेकिन उनको अगर हम एक सही प्लेटफॉर्म देते हैं और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं, तो ये जवाबदेही भी हम उनसे ले सकते हैं कि भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मुहैया कराया जा रहा है, उसके बाद रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? तो हमको एक टारगेट ओरिएंटेड कोचिंग करनी पड़ेगी। और हर कोच के पीछे उसका स्क्रीनिंग होना भी जरूरी है
कि कितना बेहतर काम कर रहा है। एक समय था, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में हॉस्टल के लिए वही कोच भेजे जाते थे जो उस फॉर्मेट में अपने आप को सिद्ध करते थे। अच्छा। इंडिविजुअली एक एक खिलाड़ी को जानने वाले अधिकारी होते थे और अधिकारी लोग अलग अलग खेलों के एक्सपर्ट होते थे और वो एक्सपर्ट अपने संबंधित खेलों के कोचेस लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करते थे। अच्छा। और उनमें से ही वो निकाल के लाते थे इस हॉस्टल के लिए कौन कोच बेटर रहेगा, इस हॉस्टल के लिए कौन कोच बेटर रहेगा, या जो कोच ठीक से काम नहीं कर रहे हैं जिसके वजह से बच्चों पे परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा, या उस कोच का व्यक्तिगत कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, जितना समय उसको देना चाहिए वो शायद वो नहीं दे पा रहा, तो उसको वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते थे, तुरंत हटा देते थे। लेकिन चीज़ें अब दूसरी हो जा रही है कि प्रशिक्षक कम बच गए हैं और अधिकारी ज़्यादा हो गए हैं और हॉस्टल के कोचेस जिस तरीके से होने चाहिए शायद उस तरीके से कोचेस थोड़े से मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को नए कोचेस, सभी खेलों की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, नए कोचेस को भर्ती करके उनको रखने की ज़रूरत है। और हमको समय समय पर आशावादी होना भी चाहिए। हम ये सोच के थोड़ा ही हाथ खड़ा कर सकते हैं कि अब हमारी बस की बात ही नहीं है। आशावादी तो होना चाहिए, लेकिन आशावादी होने के साथ साथ किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। एक मकान को खड़े करने के लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए, आपकी ईंटें पत्थर अच्छे होने चाहिए, सीमेंट अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, सरिया अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे कारीगर होना चाहिए। तो कोच एक कारीगर का रोल अदा करता है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सरकारी महकमा हो चाहे प्राइवेट एकेडमीज हो, बाकी चीज़ों को वो मुहैया कराता है। आपने जैसे 4 एशियन गेम्स में इंडियन टीम को, एशियन चैंपियनशिप में, जी हाँ जी, तो उसमें उसका कोई खिलाड़ी है जो अभी ये जो फुटबॉल के जो टूर्नामेंट होते हैं? हाँ, ISL में कई बच्चे हैं जो बड़े बड़े क्लबों में खेल रहे हैं। अच्छा। और गुरमीत सिंह एक हमारा लड़का है, वो इंडिया टीम को भी मेरे साथ, वो ईरान टूर में गया था। अरे हाँ, ईरान टूर में गया था गुरमीत सिंह। हाँ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का गोलकीपर है वो। गोलकीपर, हाँ, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड उसका तो काफी नाम हुआ। हाँ, गुरमीत। हाँ। और वो खेल रहा है और इंडिया टीम को भी खेला है। अच्छा। और इस तरीके से जूनियर अंडर 22 अंडर 23 में ऐसे काफ़ी बच्चे थे जो मेरे साथ टूर किए थे। तो उन्होंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया। दे आर नॉकिंग फॉर ISL के बड़े बड़े क्लबों में भी बच्चे हैं। अच्छा। और आगे चल के मान के चलते हैं कि भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे बच्चे। चलो, हम तमाम किंतु परंतु के बाद भी हम आशावादी तो हमें होना जी होने बिल्कुल होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि 14 साल बाद राम जी भी वापस आ गए, तो कुछ हो सकता है कोई ऐसा ही कुछ चमत्कार हो हमारे उसमें कि कोई ऐसे हमारे सुनील छेत्री, भाई चुंबुटिया जैसे एक ही टीम में 4-5 प्लेयर 6 प्लेयर हो जाए तो हम भी कहीं पहुँचें। अभी यदि आप मेरे प्रश्न का, हम अपने इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देना चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं यदि आपसे पूछूं कि अपने परिवार के बारे में आप बताएं तो हमारे दर्शकों को पता। जी बिल्कुल बताऊंगा मैं परिवार के बारे में। परिवार में हमारी जो पत्नी जी हैं वो श्रीमती साधना सिंह, अपने समय के इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं और इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोच है। वो भी यूथ इंडिया टीम के साथ उनका 3 या 4 टूर है उनका। अच्छा। और वो आज मैनपुरी में क्रीड़ाधिकारी हैं और मुझे गर्व होता है कि हम दोनों लोग ही खेल से जुड़े हुए हैं और दोनों ही लोग अपने एक प्रशिक्षण में और एक मुकाम हासिल किया है ईश्वर की कृपा से। देखिए, अंत तो है नहीं किसी चीज़ का, शायद इससे और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जितना भी मिला है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे, अपने गुरुओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, इवन कि खेल विभाग के हर अधिकारी का धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने समय समय पर बहुत मौका दिया है। उन्होंने टीम को प्रशिक्षण करने का, टीम को ले जाने का, या विदेश दौरा भी जो लगा है उन सबों के ही आशीर्वाद से हुआ, क्योंकि अगर वो विभागीय परमिशन नहीं मिलता तो शायद मैं नहीं जा पाता। जो उपलब्धि आज हमको मिली है तो उनका भी धन्यवाद बिल्कुल देना चाहूँगा। बाकी हमारे 2 बेटे हैं, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ में, और वो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर रहे हैं और साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं वो। और मेरा छोटा बेटा है, वो बेनेट यूनिवर्सिटी से BCA कर रहा है
और दोनों ही खिलाड़ी घर के बच्चे हैं और दोनों में ही खेल कूट के भरा हुआ है, लेकिन दोनों ने ही अपने खेल को कोई प्रोफेशन के रूप में नहीं लिया है। इस बात का अफसोस भी है बहुत। बिल्कुल बात तो सही है। फिलहाल हम अपने इस वार्तालाप को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, इतनी अद्भुत बातें बताई अपने बारे में, परिवार के बारे में, अपनी कोचिंग के बारे में, और हम किस तरह से बेहतर और हो सकते हैं फुटबॉल के अंदर। और मुझे लगता है कि आप अपने अनुभव से इसमें और आगे भी कुछ ना कुछ चार चांद लगाते रहेंगे। आपकी सेवाएं किसी न किसी रूप में भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार लेती रहेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।